वीएस नॉवल वर्ल्ड में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी आपको नए सफ़र पर ले जाती है। आनंद लीजिए और कहानियों की दुनिया में खो जाइए। चलिए अब शुरू करते हैं। नव्या ने मीरा के पति को अजीब से भाव से देखा, जैसे वह किसी मूर्ख को देख रही हो। किसी कनिष्ठ को इस तरह देखते देख मीरा के पति के दिल में आग लग गई। हालांकि इससे पहले कि वह भड़कता, नव्या मुस्कुराई और बोली, बेशक मुझे पता है। वरना क्या मैं मूर्ख हूँ? मैंने आपके 2 आंगन, जिनकी कीमत अधिक से अधिक 1 लाख रुपए थी, 2 लाख रुपए में खरीद लिए। नव्या के शब्द उपहास भरे थे, लेकिन उसने इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया। इतने सीधे जवाब ने मीरा के पति को अचंभित कर दिया और वह वहीं जम गया। क्या वह मान रही थी कि उन्हें पहले से पता था? क्या तुम अपने मामा को धोखा नहीं दे रही हो? दादी नाराज थी। उन्होंने नव्या को देखा और अपनी आवाज ऊंची की। नव्या, दूसरी ओर, बिल्कुल भी भयभीत नहीं थी। इसके बजाय, वह शांत थी। ये सुनकर, वह फुसफुसाए बिना नहीं रह सकी। आप क्या कह रही हैं, दादी? उन 2 आंगनों की कीमत उस समय 1 लाख रुपए थी। मैंने मामा को 2 लाख रुपए दिए। ये कैसे हो गया कि मैंने उन्हें धोखा दिया? जब मामा की शादी हो रही थी और उन्हें तुरंत पैसों की जरूरत थी, तो मैंने उनकी मदद की थी। अगर आप आभारी होना नहीं जानती हैं, तो आप मुझ पर उन्हें धोखा देने का आरोप कैसे लगा सकती हैं? तुम एक ऐसी बच्ची हो जिसे अच्छी बातें कहना पसंद है। मीरा का पति गुस्से से भर गया। उसने नव्या को देखा और उसे घूरकर बोला, अगर तुम मुझे बहुत पहले विध्वंस के बारे में बता देती, तो क्या मैं वह आंगन बेचता? क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश नहीं कर रही हो? मीरा के पति के गुस्से का सामना करते हुए, नव्या ने असहमति से अपने होंठ दबा लिए। निश्चित रूप से, आपकी तत्काल जरूरत में मदद करना एक बात है, लेकिन पैसा कमाना दूसरी बात है। मुझे पता था कि दक्षिण बस्ती का विध्वंस होने वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि ये दोनों आंगन मूल्यवान हो जाएंगे। जैसे ही वह बोली, नव्या ने मीरा के पति को देखा और गंभीरता से कहा, तो मैं आपको ये निश्चित रूप से नहीं बता सकती। अगर मैं आपको बता देती, तो कौन मुझे अपने आंगन बेचता? मैं कहाँ से पैसे कमाती? तुम? नव्या के शब्दों पर मीरा का पति अवाक रह गया। वह नहीं जानता था कि कैसे जवाब दे। अगर नव्या इनकार कर देती, तो भी वह उससे बहस करने के लिए कुछ ढूंढ सकता था। हालांकि, नव्या ने न केवल कुछ भी छिपाया नहीं, बल्कि उसने सब कुछ स्वीकार भी कर लिया। उसने लापरवाही से बात की और उसका इरादा स्पष्ट था। वह पैसा कमाना चाहती थी। भले ही तुम पैसा कमाना चाहती हो, तुम अपने मामा का इस्तेमाल नहीं कर सकती। दादी फिर से बोली। उन्होंने नव्या को देखा और एक अचूक लहजे में कहा, जल्दी करो, विलेख निकालो और अपने मामा को वापस कर दो। बाद में, उनसे कहो कि वह तुम्हारे परिवार को 2 लाख रुपए वापस कर दें। मान लो कि यह कभी हुआ ही नहीं। 2 लाख रुपए। नव्या मुस्कुराई और सिर हिलाया। मुझे डर है कि ऐसा नहीं होगा। तो तुम क्या चाहती हो? दादी चिंतित थी, खासकर जब नव्या मुस्कुरा रही थी। इससे उन्हें गुस्सा आ गया। नव्या ने पाउट किया और ऐसा लगा जैसे वह चीजों पर विचार कर रही है। थोड़ी देर बाद, उसने धीरे से कहा, अब इन दोनों आंगनों का मूल्य उससे कहीं अधिक है। उस समय, मैंने उन्हें 2 लाख रुपए में खरीदा था और उन्हें 1 लाख रुपए कमाने दिए थे। आखिरकार, उस समय, उनकी कीमत केवल 1 लाख रुपए थी। लेकिन अब जब ये दोनों आंगन विध्वंस के लिए हैं, तो कम से कम 1 करोड़ रुपए विध्वंस शुल्क और 2 पुनर्वास घर होंगे। दादी, आप चाहती हैं कि मैं अपने मामा को 2 लाख रुपए में उन्हें वापस लेने दूं? तो इतने लंबे समय तक काम करने के बाद, मैंने एक पैसा भी नहीं कमाया और यहाँ तक कि 1 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान भी उठा लिया। ये कितना उचित है? जैसे ही नव्या ने बोलना समाप्त किया, अर्जुन घर से बाहर आ गया। दादी और मीरा के पति को बोलने का मौका दिए बिना, अर्जुन नव्या के पास गया और उसे अपने पीछे छिपा लिया। उसने उन दोनों को देखा और कहा, दादी, मामा, हमने पहले ही घर खरीद लिए हैं। हमारे लिए उन्हें वापस करने का कोई कारण नहीं है। अगर किसी और ने ये दोनों आंगन खरीदे होते, तो क्या आप अभी भी आकर उन्हें मांगने की हिम्मत करते? आप यह नहीं सोच सकते कि यह आसान है क्योंकि मेरे परिवार ने उन्हें खरीदा है। नव्या और अर्जुन दबे नहीं। दादी इतनी गुस्से में थी कि उनका दिल धड़क रहा था। माँ, चलो इन 2 बच्चों से बहस नहीं करते। कल तक मेरी बहन को खोजने का इंतजार करते हैं, मीरा के पति ने दादी के कान में कहा। उसने भाई बहन, अर्जुन और नव्या को घूरा। उसने अपना लहजा ऊंचा किया और कहा, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हें मुझे धोखा देने का अधिकार है। दादी ने सिर हिलाया। उन्हें लगा कि वह 2 बच्चों के साथ तर्क नहीं कर सकती। इसके अलावा, अर्जुन और नव्या दृढ़ थे। उनके मन को बदलने का कोई तरीका नहीं था। मैं कल आ रही हूँ। अपनी माँ से कहो कि मेरा घर पर इंतजार करे, दादी ने उन दोनों से कहा। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और कुछ कहना चाहा, लेकिन दादी और मीरा के पति ने सूंघा और जाने के लिए घूम गए। वह थोड़ा चिंतित था। उनकी माँ को अभी अस्पताल से छुट्टी मिली थी और वह इन लोगों को तमाशा करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मामा को पैसे से सबसे ज्यादा प्यार है। विध्वंस होने के लिए 2 घर इंतजार कर रहे हैं। मुझे डर है कि वह इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन ने नव्या को देखा और कहा।
वे सभी मीरा के पति के चरित्र को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। ये स्थिति पहले से ही नव्या की अपेक्षाओं के भीतर थी। भाई, चिंता मत करो, यह मुझ पर छोड़ दो। नव्या आराम से दिख रही थी। अर्जुन चिंतित था। अगर मीरा के पति अकेले होते तो ये ठीक होता, लेकिन अगर उनकी दादी दखल देती तो यह मामला हल नहीं होता। खासकर जब उनकी मां को अभी अस्पताल से छुट्टी मिली थी, तो डॉक्टर छोटे ने उन्हें सलाह दी थी कि वह आरामदायक मूड बनाए रखें जो उनकी सेहत के लिए फायदेमंद होगा। अर्जुन कुछ कहने ही वाला था कि नव्या ने उसे रोक दिया। भाई, शांति और आराम के लिए उन्हें आंगन वापस करने के बारे में मत सोचो। हम इस मामले में हार नहीं मान सकते, अन्यथा वे भविष्य में अपनी किस्मत को आजमाएंगे। अर्जुन के शब्द गले में अटक गए। नव्या दृढ़ थी। वह पहले से ही जानती थी कि उसके मामा और दादी किस तरह के लोग थे। ये सही है, उसे अब इस 1 करोड़ रुपए की कमी नहीं थी, लेकिन ये पैसा उसका था। उसके पास इसे दूसरों को लापरवाही से देने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा नव्या जानती थी कि अगर उसने उन्हें आंगन वापस भी कर दिया तो भविष्य में और परेशानी होगी। उसे उन्हें सबक सिखाना था। लेकिन अर्जुन हिचकिचाया। उसने नव्या को देखा और कहा, अगर वे नहीं रुकते हैं तो हमारा परिवार भी नहीं रुक सकता है। ये हाथ में सबसे परेशान करने वाला मामला था। वह जानता था कि उसकी बहन का क्या मतलब है। वह इस मामले का उपयोग खुद को और इन रिश्तेदारों के बीच एक रेखा खींचने के लिए करना चाहती थी। हालांकि इस मामले को कम समय में हल नहीं किया जा सकता था। उसकी मां उनके उपद्रव को सहन नहीं कर सकती थी। नव्या जानती थी कि उसके भाई का क्या मतलब है। उसने स्वाभाविक रूप से अपनी मां को पहले रखा। मां को अगले कुछ दिनों तक मौसी के नए घर में रहने दो। संयोग से वह भी हाल ही में नवीनीकरण में व्यस्त रही हैं। यह नए घर के भी करीब है, इसलिए उन्हें सुबह जल्दी उठकर देर रात तक काम नहीं करना पड़ेगा। नव्या के दिल में पहले से ही एक योजना थी। उसने सीधे मीरा को अस्थायी रूप से मीरा की बहन के नए घर में रहने के लिए कहा। वह इन पिसुओं को व्यक्तिगत रूप से संभालेगी। अर्जुन ने सोचा कि यह विचार संभव है। चाहे वह उनका नया घर हो या उनकी मौसी का नया घर, वे नहीं जानते थे कि वे कहाँ थे। देवपुरी इतनी बड़ी थी कि उनके लिए उनकी मां को ढूंढना मुश्किल होगा। ठीक है, हम वही करेंगे जो तुम कहती हो, अर्जुन ने कहा। नव्या अपने भाई पर राहत से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। भाई, चिंता मत करो, मेरे आसपास होने से कोई भी हमारे परिवार को धमका नहीं सकता। अकेले उनका फायदा उठाना तो दूर की बात है। जब तक ये लोग गर्मजोशी वाले रिश्तेदार हैं, वह उनकी मदद करेगी। हालांकि नव्या एक बार रह चुकी थी और उसने इन लोगों द्वारा दी गई ठंडक का अनुभव किया था। नव्या के दिल में वह पहले ही इन रिश्तेदारों के लिए अजनबी जैसी थी। मीरा के पति के पास अस्थायी रूप से हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वापस जाते समय लिशिया कार में बैठी थी और कुछ नहीं कहा। मीरा के पति ने सोचा कि वह नाराज है, इसलिए वह कहे बिना नहीं रह सका, पत्नी, चिंतित मत हो, बहन आज घर पर नहीं है। मां ने कहा कि वह कल बहन को व्यक्तिगत रूप से खोजेंगी। क्या आपको लगता है कि बहन हमें आंगन वापस कर सकती है? लिशिया ने मीरा के पति को देखा और पूछा। जब मीरा के पति ने यह सुना तो उसने जल्दी से सिर हिलाया। हमारी मां के आसपास होने से वह उन्हें वापस न करने की हिम्मत नहीं करेगी। अगर वह उन्हें वापस नहीं करती है तो हमें क्या करना चाहिए? लिशिया ने कहा, मेरा मतलब है अगर। मीरा का पति पल भर के लिए अवाक रह गया। अगर उसकी बहन ने जोर देकर कहा कि वह उन्हें नहीं देगी, तो उसके पास कोई समाधान नहीं था। आज दोनों बच्चों ने उसे फटकार लगाई थी जब तक कि वह कुछ नहीं कह सका। ये देखकर लिशिया कहे बिना नहीं रह सकी, हम बहन से सिर्फ एक वापस करने के लिए क्यों नहीं कहते हैं? आज रात लिशिया इस मामले के बारे में सोच रही थी। जैसा कि बूढ़े व्यक्ति ने कहा था, विलेख मीरा के हाथों में थे। एक लेन देन हुआ था, सब कुछ कानूनी था। अगर मीरा उन्हें नहीं देती तो वे कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए लिशिया ने सोचा कि एक कदम पीछे हटना और सिर्फ एक आंगन वापस मांगना बेहतर होगा। ये कुछ नहीं से बेहतर था। यहाँ तक कि एक आंगन भी कुछ लाख रुपए का होगा। एक आंगन। जब मीरा के पति ने यह सुना तो वह नाखुश हुए बिना नहीं रह सका। क्या ये कुछ लाख रुपए कम नहीं है? लिशिया जानती थी कि मीरा का पति एक ऐसा व्यक्ति था जो सोचना नहीं जानता था। उसने तुरंत उसे घूरकर कहा, अगर बहन हमें एक आंगन भी नहीं देती है तो हमारे पास एक पैसा भी नहीं होगा। मीरा का पति। थोड़ी देर बाद मीरा के पति होश में आए। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, देखते हैं कि कल हमारी माँ क्या कहती हैं। ये सबसे अच्छा होगा अगर हम दोनों को वापस पा सकें। अगर नहीं तो हम एक भी पा सकते हैं। मीरा के पति ने हल्के ढंग से कहा, जैसे कि वह कम से कम एक वापस पा सकता है। लिशिया अपने दिल में आश्वस्त नहीं थी। वह इस बात से भी डरती थी कि दादी चीजों को गड़बड़ कर देंगी। उसने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैं कल माँ के साथ क्यों नहीं जाती? तुम कल भी काम कर रही होगी। मीरा के पति ने बोल दिया, ये गंभीर व्यवसाय है। मुझे डर है कि माँ अकेले उन्हें वापस नहीं पा सकेंगी। लिशिया अभी भी चिंतित थी। मीरा के पति ने इसके बारे में सोचा और सिर हिलाया।
ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। जब मीरा घर पहुंची तो शाम के लगभग 11 बज रहे थे। उसने शुरू में सोचा था कि दोनों बच्चे सो रहे थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लिविंग रूम में रोशनी चालू होगी। तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? जैसे ही वह अंदर आए, उसने दोनों बच्चों को सोफे पर बैठे देखा। मीरा पूछे बिना नहीं रह सकी। अर्जुन ने समय देखा और मीरा को चिंतित होकर देखा। माँ, आप इतनी देर से क्यों वापस आईं? मीरा ने कहा, आज नवीनीकरण डिजाइन गया था। बहुत सी चीजें करनी थी। दादी और मामा यहाँ थे। नव्या मीरा के पास गई और उससे कहा, उन्हें दक्षिण बस्ती में विध्वंस के बारे में पता है और वे अपने आंगन मांगने आए थे। नव्या की स्पष्टवादिता ने मीरा को हैरान कर दिया। थोड़ी देर बाद मीरा होश में आए और बोली, आपका क्या मतलब है? वे उन्हें वापस चाहते हैं। नव्या ने सिर हिलाया। ये देखकर मीरा का भाव तुरंत गहरा हो गया। वह जानती थी कि बूढ़ा व्यक्ति और दादी पक्षपाती थे, लेकिन उन्हें इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए थी। उसने इन दो आंगनों को पैसे से खरीदा था। क्या वे विध्वंस की खबर सुनकर उन्हें भुनाना चाहते थे? कोई भी इसके लिए सहमत नहीं होगा। मीरा ने ठंडे लहजे में कहा, इस बारे में चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्हें दूसरों को धमकाने की आदत है। शुरू में उसे डर था कि उसकी माँ का दिल नर्म हो जाएगा। अपनी माँ के शब्दों को सुनकर नव्या राहत महसूस किए बिना नहीं रह सकी। माँ, आप कल से मौसी के नए घर में रहेंगी। मैं इसे संभालूंगी। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, माँ, वे तमाशा करेंगे। आपको अभी छुट्टी मिली है। उनसे परेशान न हो। छोटी और मैं घर पर हैं। जब मीरा ने ये सुना तो वह शुरू में मना करना चाहती थी, लेकिन दूसरे विचार पर, अगर वह रहती है तो वह केवल दोनों बच्चों को उसकी सेहत के बारे में चिंतित करेगी। इसके अलावा वह दादी और अपने भाई को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उनसे निपटना बहुत मुश्किल था, इसलिए वह दूर रहना ही बेहतर समझती थी। इसके अलावा विवेक उसके हाथों में था। अगर वे उसे नहीं देखते हैं तो दादी और मीरा के पति कितनी भी बहस करें, वे कुछ नहीं कर सकते थे। इस विचार को ध्यान में रखते हुए मीरा ने सिर हिलाया और सहमत हो गई। देवपुरी की अर्थव्यवस्था विकसित थी और कई उद्यम और अमीर लोग थे। जब अचल संपत्ति की बात आती थी तो हर कोई जैन समूह के बारे में जानता था। मनोरंजन कंपनियों के लिए जिया समूह का तियानहुआंग मनोरंजन प्रसिद्ध था। हालांकि एकमात्र कंपनी जो देवपुरी में स्थापित हुई थी और वास्तव में चीन से बाहर निकलकर एशिया और दुनिया में प्रसिद्ध हो सकती थी, वह जी समूह थी। जी समूह अब एशिया के 4 सबसे बड़े वित्तीय समूहों का नेता था। इसके नाम के तहत उद्योग बहुत व्यापक थे और पूरी दुनिया में फैले हुए थे। ये देवपुरी की सच्ची महिमा थी। शाम के 8 बज रहे थे। देवपुरी के उपनगरों में जी परिवार के हवेली में एक लाल पोश स्पोर्ट्स कार घर के सामने फव्वारे के बगल में स्थिर रूप से रुकी। सूट पहने जी परिवार का बटलर उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। कार का दरवाजा खुला। जी हाओयू ने आकस्मिक कपड़ों में कार से बाहर कदम रखा और लापरवाही से कार की चाबी फेंक दी। क्या सब यहाँ हैं? बटलर ने कुशलता से चाबी ली और सिर हिलाया। वे सब यहाँ हैं, छोटे मालिक। आप ही बचे हैं। जब जी हाओयू ने यह सुना तो वह घर के अंदर चला गया। दादाजी जी को उत्साह पसंद था, इसलिए जी परिवार में हर हफ्ते एक पारिवारिक भोज होता था। उन्हें हर किसी को मौजूद रहने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जो मौजूद हो सकते थे वे पूरी कोशिश करते थे कि दौड़कर आ जाएं। चचेरे भाई हाओयू। जैसे ही वह अंदर आया, जी हाओयू एक कानछेदन वाली चीख की आवाज पर भड़क गया। अगले ही सेकंड में एक पीले रंग की पोशाक में एक लड़की जी हाओयू के सामने दिखाई दी। लड़की की उपस्थिति सुंदर थी और आंखें जीवंत थीं। वह केवल 13 या 14 साल की लग रही थी। वह जी हाओयू के दूसरे चाचा जी यानबाई की सबसे छोटी बेटी थी। उसका नाम जी सिजिया था। जी सिजिया की आवाज के साथ कमरे में हर किसी की नजर तुरंत जी हाओयू पर केंद्रित हो गई। दादाजी जी सोफे पर बैठे थे और जल्दी से जी हाओयू को देखकर हाथ हिलाया। हाओयू, जल्दी से यहाँ आओ। दादाजी। जी हाओयू ने जी सिजिया की उत्साही नजर को अनदेखा किया और सीधे दादाजी जी की ओर बढ़े। चूंकि सोफे पर अन्य बुजुर्ग थे, जी हाओयू ने विनम्रता से बैठने से पहले उन्हें एक एक करके बधाई दी। आमतौर पर उपद्रवी छोटा मालिक जी दादाजी के सामने एक बिल्कुल अलग व्यक्ति था। जब दादाजी जी ने जी हाओयू को देखा तो वह एक बच्चे की तरह मुस्कुराए और बोले, मैंने सोचा था कि तुम आज फिर से नहीं आओगे। जब जी हाओयू ने यह सुना तो उसने कहा, मैं पिछले हफ्ते नहीं आया था। अगर मैं इस हफ्ते भी नहीं आता हूं तो यह अच्छा नहीं है। इस समय जी सिजिया फिर से आगे बढ़ी। उसने जी हाओयू को देखा और कहा, दादाजी को चचेरे भाई हाओयू सबसे ज्यादा पसंद हैं। भले ही आप नहीं आते, दादाजी नाराज नहीं होते। जैसे ही वह बोली, उसने पाउट किया और कहा, हमारे विपरीत, अगर हम एक पारिवारिक भोज चूक जाते हैं तो हमें डांटा जाएगा। जी यानबाई अपनी बेटी को घूरने से खुद को रोक नहीं सका। बकवास। दादाजी ने तुम्हें कब डांटा? बस पिछली बार। जी सिजिया कुछ कहने ही वाली थी कि जी यानबाई ने उसे घूरा। उसने बीच में ही अपने शब्द निगल लिए। जी हाओयू ने उन दोनों को बिना पलक झपकाए देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा।
जी यानबाई को केवल अपने दिल की धड़कन महसूस हुई, लेकिन वह जल्दी से मुस्कुराया और कहा, हाउ यू, तुम हाल ही में किस में व्यस्त रहे हो? जी यानबाई ने चापलूसी से मुस्कुराया। जब दूसरों ने ये देखा, तो वे तिरस्कार महसूस किए बिना नहीं रह सके। हालांकि वे जानते थे कि बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे की पीढ़ी को छोड़कर सीधे जी समूह को जी हाओयू को सौंपना चाहता था। जी यानबाई आखिरकार एक बुजुर्ग था। उसे जी हाओयू पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं थी, है ना? उसमें कोई रीढ़ नहीं थी। जी हाओयू शांत रहा। उसने केवल अपने होठों को थोड़ा सा घुमाया और उदासीनता से जवाब दिया, मैं अपनी स्नातक थीसिस तैयार कर रहा हूँ। जी हाओयू इस साल 22 साल का था और वह राजधानी विश्वविद्यालय में वर्ष 4 का छात्र था। हालांकि इस जवाब ने जी यानबाई को अजीब तरह से अपनी नाक को छूने पर मजबूर कर दिया। स्नातक थीसिस। हर कोई जानता था कि जी हाओयू वर्ष 4 में स्कूल वापस नहीं आया था और उसे पहले ही स्कूल से निकाल दिया गया था। ये टालमटोल का रवैया बहुत स्पष्ट था। सौभाग्य से इस समय बटलर दादाजी जी के पास गया और कहा, मालिक, सब कुछ तैयार है, हम खाना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जी हाओयू यहाँ था, दादाजी जी असाधारण रूप से खुश थे। ये सुनकर वह मुस्कुराए और सभी को पुकारा, सब लोग अपनी जगह ले लें। हालांकि दादाजी ने कहा था कि पारिवारिक भोज में हर किसी को मौजूद रहने की जरूरत नहीं है और उन्हें केवल जितना संभव हो उतना मौजूद रहना होगा। हर कोई जानता था कि यह हरी बत्ती केवल एक व्यक्ति के लिए चालू की जा सकती है, जो जी हाओयू था। इसलिए जब जी हाओयू आया तो हर कोई पहले से ही मौजूद था। खाने की मेज एक पारंपरिक गोल मेज थी। ऐसी 3 मेजें थीं। जी परिवार के सख्त पारिवारिक नियम थे। एक मेज पुरुषों के लिए थी, एक महिलाओं के लिए थी और एक बच्चों के लिए थी। जी हाओयू एक अपवाद था। एक पोते के रूप में जी हाओयू न केवल बच्चों के साथ एक ही मेज पर नहीं बैठता था, बल्कि वह दादाजी जी के बगल की सीट पर भी बैठता था। हर कोई पहले से ही इसका आदी था। हर कोई दादाजी के दिल में जी हाओयू की स्थिति जानता था, इसलिए किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वे बैठ गए, जी परिवार के दूसरे मालिक, जो दादाजी के जैविक छोटे भाई भी थे, ने कहा, भाई, आपका 60वां जन्मदिन 2 महीने में है। हमें तब एक भव्य उत्सव आयोजित करना होगा। हालांकि जी समूह एक अंतर्राष्ट्रीय निगम था, जी परिवार बहुत पारंपरिक था, खासकर दादाजी जी की पीढ़ी के बुजुर्ग। ये 2 महीने में होने वाला है। अभी इसका उल्लेख करना बहुत जल्दी है। दादाजी जी ने उदासीनता से मुस्कुराया। उनके शब्दों ने उन लोगों को रोक दिया जो प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक थे। जी समूह एक पारिवारिक व्यवसाय नहीं था। ये लोग दादाजी का सम्मान करते थे क्योंकि जी समूह अकेले दादाजी का था, न कि पूरे जी परिवार का। जी परिवार के दूसरे मालिक एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। जी परिवार के तीसरे मालिक की अपनी एक छोटी कंपनी थी जो विदेशी व्यापार करती थी। दादाजी जी के बच्चे जी समूह में नहीं थे। दादाजी जी का एक अजीब स्वभाव था, चाहे वह उनका व्यक्तित्व हो या उनके काम करने का तरीका। ऐसा नहीं था कि जी परिवार के ये लोग सक्षम नहीं थे, लेकिन उन्होंने खुद के लिए एक नियम बनाया था कि परिवार के सदस्य जी समूह में प्रवेश नहीं कर सकते, सिवाय उनके उत्तराधिकारी के। और यह उत्तराधिकारी जी हाओयू था। हालांकि ये लोग जी समूह में प्रवेश नहीं कर सकते थे, जी समूह के एक विशाल पेड़ के रूप में छाया प्रदान करने के साथ हर कोई अच्छी तरह से रह रहा था। इसलिए जी परिवार के ये लोग बूढ़े व्यक्ति के नेतृत्व का पालन करते थे। वे साप्ताहिक पारिवारिक भोज में कभी अनुपस्थित नहीं थे। दादाजी, हाओशुए कल वापस आ रही है, जी हाओयू ने अचानक कहा। बूढ़े व्यक्ति की आंखें चमक उठीं। हाओशुए वापस आ रही है। जी हाओशुए जी हाओयू की जैविक छोटी बहन थी। उसने ऑस्ट्रेलिया में अपनी जूनियर हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी। जी हाओयू ने धीरे से सिर हिलाया। वह कल दोपहर की उड़ान लेगी। ओह, इस लड़की ने मुझे नहीं बताया जब उसने परसों मुझे फोन किया था। दादाजी जी मुस्कुराए। मुझे कल व्यक्तिगत रूप से उसे लेने जाना होगा। आंख झपकते ही आधा साल बीत गया है। मुझे उसकी बहुत याद आती है। जी परिवार में हर कोई बहुत अच्छी तरह से जानता था कि दादाजी जी हाओयू और जी हाओशुए को कितना प्यार करते थे। वे ये भी जानते थे कि इस प्यार का एक बड़ा हिस्सा जी परिवार के सबसे बड़े बेटे, जी यानसोंग से संबंधित था। या शायद जी यानसोंग के लिए उनका प्यार उनके 2 बच्चों तक पहुंचाया गया था। हालांकि कई साल हो गए थे जब किसी ने दादाजी के सामने जी यानसोंग का नाम लेने की हिम्मत की थी। जी परिवार के सबसे बड़े बेटे, जी यानसोंग में उत्कृष्ट प्रतिभा थी और वह तेज और भयंकर थे। वह मूल रूप से जी समूह को संभालने के लिए दादाजी जी के आदर्श उत्तराधिकारी थे। दुर्भाग्य से 8 साल पहले, जब दादाजी सेवानिवृत्त होने और अपने बाद के वर्षों का आनंद लेने की तैयारी कर रहे थे ताकि समूह को जी यानसोंग को सौंप सकें, तो वह अचानक एक शब्द कहे बिना चले गए। ऐसा था जैसे वह पृथ्वी के चेहरे से गायब हो गए थे बिना कोई निशान छोड़े। उनके जाने के बाद वह कभी वापस नहीं आए। दादाजी जी ने सब कुछ सोचा और हर किसी का इस्तेमाल किया जो वह कर सकते थे, लेकिन वह उन्हें नहीं ढूंढ पाए। उस समय जी हाओयू अभिनव्या की तरह ही थे। वह सिर्फ 14 साल का बच्चा था, जबकि जी हाओशुए ने अभी अपनी 5वीं जन्मदिन मनाया था। सौभाग्य से जी हाओयू पर्याप्त रूप से उत्कृष्ट थे।
जैसे जैसे वह धीरे धीरे बड़े हुए, जी हाओयू की उत्कृष्टता धीरे धीरे उनके पिता जी यानसोंग से भी अधिक हो गई। ये दादाजी जी की अपेक्षाओं से भी अधिक था। समूह के एक उत्तराधिकारी के साथ इसने बूढ़े व्यक्ति को एक बेटे को खोने के दिल के दर्द में कुछ आराम खोजने की भी अनुमति दी। यही कारण था कि बूढ़ा व्यक्ति अपने 60 के दशक में होने के बावजूद अभी भी सेवानिवृत्त नहीं हुआ था। वह उस दिन का इंतजार कर रहा था जब जी हाओयू बड़ा हो जाएगा ताकि वह रणनीति बना सके और कंपनी को संभाल सके। वर्तमान जी हाओयू पहले ही 22 साल का हो चुका था और बूढ़ा व्यक्ति लगभग अपने 60 के दशक में था, इसलिए जी परिवार जानता था कि जल्द ही जी समूह का एक नया सीईओ होगा। हाओयू, जब हाओशुए इस बार वापस आती है, तो क्या वह अभी भी विदेश में अध्ययन करने की योजना बना रही है? जी परिवार के दूसरे मालिक ने जी हाओयू को देखा और पूछा। नहीं, दादाजी बूढ़े हैं। हाओशुए ने कहा कि वह उनके साथ अधिक समय बिताना चाहती थी, इसलिए जब वह इस बार वापस आती है, तो वह हाई स्कूल में अध्ययन करने के लिए देवपुरी में रहेगी, जी हाओयू ने कहा। ये सुनकर बूढ़ा व्यक्ति इतना खुश था कि उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही थीं। हाओशुए अभी भी समझदार है। वह जानती है कि मुझे कैसे प्यार करना है। हर किसी ने ये देखा। यह अज्ञात था कि हर कोई, खासकर जी हाओयू के दो चाचा, जी यानबाई और जी यानसेन, कैसा महसूस करते थे। अकेले जी हाओयू ही दादाजी के लिए अपने बच्चों को न देखने के लिए काफी थे। अब जब हाओशुए वापस आ गई थी, तो वे दादाजी की दृष्टि की रेखा में और भी अधिक प्रवेश नहीं कर सकते थे। क्योंकि जी हाओयू मौजूद थे, बूढ़ा व्यक्ति भी असाधारण रूप से खुश था। हालांकि कुछ लोगों के अपने विचार थे, भोजन का माहौल अपेक्षाकृत सामंजस्यपूर्ण था। रात के खाने के बाद जी हाओयू ने लंबे समय तक रुकने की योजना नहीं बनाई। उन्होंने केवल थोड़ी देर के लिए दादाजी का साथ दिया और फिर चले गए। विला के बाहर बटलर ने जी हाओयू को कार की चाबी सौंपी और चिंतित होकर कहा, छोटे मालिक हाओयू, दादाजी हाल ही में अनिद्रा से पीड़ित हैं। उन्होंने एक पारंपरिक चीनी डॉक्टर को ढूंढा और उन्हें चीनी दवा निर्धारित की गई थी। हालांकि बहुत अधिक दवा पीना अंततः शरीर के लिए हानिकारक है। मुझे लगता है कि अगर आपके पास इस अवधि के दौरान कुछ नहीं है, तो आप वापस आ सकते हैं और थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं। बटलर को वू योंग कहा जाता था। वह अब जी परिवार में अपने 50 के दशक में एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसने जी हाओयू को बड़ा होते देखा था, इसलिए जब उसने बात की तो वह दूसरों की तुलना में इतना सावधान नहीं था। जी हाओयू बटलर वू का बहुत सम्मान करते थे। ये सुनकर उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने अपनी भयंकर आभा को दूर रखा और अप्रत्याशित रूप से कोमल थे। ठीक है, मैं व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करूंगा। जब हाओशुए कल वापस आती है, तो उसे दादाजी के साथ रहने के लिए रुकने दें। मुझे इस अवधि के दौरान उनकी अच्छी देखभाल करने के लिए चाचा वू को परेशान करना पड़ेगा। वू योंग ने जल्दी से एक दोस्ताना मुस्कान के साथ सिर हिलाया। चिंता मत करो, छोटे मालिक। जी हाओयू ने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने कार का दरवाजा खोला और अंदर जाने ही वाले थे। हाओयू, रुको। जी यानबाई की आवाज अचानक उनके पीछे से आई। जी हाओयू अपने ट्रैक पर रुक गए और घूम गए। जब उन्होंने व्यक्ति को देखा, तो जी हाओयू का भाव हमेशा की तरह था। उन्होंने केवल कहा, दूसरे चाचा, क्या बात है? हालांकि जी यानबाई जी हाओयू के जैविक चाचा थे, उन्होंने शायद ही कभी जी हाओयू के सामने एक बुजुर्ग के रूप में कोई हवा डालने की हिम्मत की हो। इतना ही नहीं, लेकिन उन्हें इस भतीजे के लिए एक अस्पष्ट भय भी महसूस हुआ। ये जी हाओयू के उदास और अनिश्चित व्यक्तित्व से संबंधित हो सकता है। उदाहरण के लिए, अब भले ही जी हाओयू के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जी यानबाई यह नहीं बता सकते थे कि वह कैसा महसूस कर रहे थे। इस तरह की अनिश्चितता ने जी यानबाई को सबसे ज्यादा भयभीत महसूस कराया। उनके चेहरे पर मुस्कान थोड़ी कठोर थी, लेकिन जी यानबाई जानते थे कि जी हाओयू भविष्य में जी समूह का नेता होगा, इसलिए उन्हें भविष्य के लिए योजना बनाने के लिए अब उनके करीब आना पड़ा। ये भी कहा जा सकता है कि वह अपने बच्चों के लिए योजना बना रहे थे। जब हाओशुए वापस आती है, तो उसे दूसरे चाचा के घर खेलने के लिए लाना याद रखना। अंत में जी यानबाई ने केवल यही कहा। जब जी हाओयू ने यह सुना, तो उन्होंने मना नहीं किया और केवल धीरे से सिर हिलाया। कोई फर्क नहीं पड़ता, जी यानबाई उनके दूसरे चाचा थे। हालांकि वह एक चिकनी बात करने वाले थे, यह कोई बुरी बात नहीं थी। ये देखकर जी यानबाई ने किसी कारण से राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर मुस्कान भी शांत हो गई। उन्होंने जल्दी से जी हाओयू से कहा, सड़क पर सावधानी से गाड़ी चलाओ। जी हाओयू कार में बैठ गए और इसे शुरू कर दिया। जल्द ही वह रात में गायब हो गए। जी यानबाई वहीं खड़े रहे और अपनी नजर वापस ले ली, गहरी आह भरते हुए। जब से उनके बड़े भाई ने घर छोड़ा था, परिवार में एकमात्र व्यक्ति जो दादाजी को खुश कर सकता था, वह उनका भतीजा था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि उनके बड़े भाई के गायब होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से दादाजी के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। हालांकि ये स्पष्ट था कि दादाजी जानते थे कि उनका दूसरा बेटा कितना सक्षम था। वह 60 के दशक में होने तक सत्ता में रहना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि उन्हें पदभार संभालने दें।
शुरुआत में जी यानबाई ने अनिवार्य रूप से अपने दिल में एक खराब हवा महसूस की, लेकिन इन सभी वर्षों के बाद उन्होंने इसे लंबे समय से समझ लिया था। वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं थे, अकेले एक शातिर खलनायक को छोड़ दें। उन्होंने केवल आशा व्यक्त की कि जी हाओयू भविष्य में अपने बच्चों की देखभाल करेंगे और उनका जीवन आसान होगा। बस इतना ही था। चाचा वो, हमारा परिवार दिन के लिए दादाजी का साथ देने के लिए रात भर रुकेगा। कृपया 2 अतिथि कमरे साफ करें। जी यानबाई ने अपने विचारों को वापस ले लिया और बटलर वू से बात करने के लिए मुड़ गए। बटलर वू ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं अब जाता हूँ। जी हाओयू ने देवपुरी के उपनगरों से समृद्धि नगर तक गाड़ी चलाई। सड़क के किनारे की हलचल भरी नियॉन रोशनी तेजी से गुजरी। घर जाते समय वह सरस्वती विद्या मंदिर से गुजरे। कार सरस्वती विद्या मंदिर के मुख्य द्वार के पास से गुजरी, लेकिन अगले ही सेकंड में यह मुख्य द्वार पर वापस आ गई। शाम के 10 बज चुके थे। सरस्वती विद्या मंदिर का मुख्य द्वार कसकर बंद था। पूरा स्कूल अंधेरा और शांत था और गेट पर केवल गार्ड बूथ जला हुआ था। जी हाओयू की नजर सरस्वती विद्या मंदिर पर केंद्रित नहीं थी। वह नहीं जानते थे कि वह कहां देख रहे थे, लेकिन नव्या का चेहरा उनके दिमाग में चमक गया। पिछली बार जब वे मिले थे वह आधे महीने से भी पहले था। जी हाओयू ने स्वीकार किया कि उन्हें कुछ भी याद नहीं था, लेकिन इस समय उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें नव्या के चेहरे के हर भाव याद थे। उनका गुस्से वाला भाव जब उसने दांत पीसकर उससे कहा, जी हाओयू तुम जहरीले हो, है ना? यह एक स्कूल है। उनका तिरस्कार भरा भाव जब उसने उसके सामने एक सिक्का थप्पड़ मारा। अपना पैसा लो और जल्दी जाओ। मुझे तुम्हें फिर से देखने मत दो। वहां उसका अधीर लेकिन चकाचौंध भरा पिछला दृश्य भी था जब उसने उसे देखकर हाथ हिलाया और कहा, गांड खाओ। जी हाओयू को उसका चमकीला और पारभासी सुंदर चेहरा और उसकी तार की आंखें याद थी जब वह थोड़ी नाराज थी। उन्हें यह भी याद था कि मकाओ के कैसीनो में वह एक शांत वयस्क की तरह कैसी दिखती थी। जब उन्होंने ये सोचा तो उनके होंठों के कोने अनजाने में मुड़ गए। एक मुस्कान ने उनकी आंखों को भर दिया और उनकी गहरी आड़ू फूल की आंखें एक लुभावना आकर्षण के साथ फूट पड़ीं। दुर्भाग्य से वह कार में अकेले थे और कोई भी उनकी आकर्षक मुस्कान में झांक नहीं सकता था। लंबे समय के बाद जी हाओयू ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और धीरे धीरे अपनी नजर हटाई। उनका मूड धुल गया लग रहा था और वह स्पष्ट रूप से खुश महसूस कर रहे थे। उस क्षण वह कुछ शराब पीना चाहते थे। उन्होंने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। जब कॉल कनेक्ट हुई तो उन्होंने कहा, वही जगह, चलो कुछ पीते हैं। जैसे ही वह बोले, कार तेजी से दूर चली गई। अगले दिन मीरा ने सुबह जल्दी ही अपना सामान पैक कर लिया। वह जानती थी कि वे विध्वंस मामले को कम समय में हल नहीं करेंगे और नए घर का नवीनीकरण 1 या 2 दिन में आसानी से पूरा होने वाली चीज नहीं थी। इसलिए उसने फिलहाल घर वापस न लौटने का फैसला किया। मीरा की बहन ने सुबह विशेष रूप से छुट्टी के लिए आवेदन किया और मीरा को अपने नए घर ले आई। शुरू में वह अपनी बहन की अचानक कार्रवाई को नहीं समझ पाई। मीरा द्वारा पूरी कहानी समझाने के बाद मीरा की बहन ने गुस्से से कहा, मीरा का पति बहुत ज्यादा है। उसे तुम्हें धमकाने की आदत है। दादी भी वैसी ही हैं। अगर वह पक्षपाती हैं तो भी उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने मीरा के पति को बिगाड़ दिया है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मीरा कहे बिना नहीं रह सकी, बहन, छोटी सही है। तुम इस बार नर्म दिल नहीं हो सकती, वरना वे कभी नहीं रुकेंगे। खासकर जब उन्हें नहीं पता कि छोटी की अब अपनी कंपनी है। अगर उन्हें पता चलता है तो वे तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं। मीरा इस तर्क को समझती थी और यह सुनकर सिर हिलाया। मुझे पता है, इसलिए मैं अब यहाँ छिप रही हूँ, है ना? तुम ये भी जानती हो कि हमारी माँ से तर्क नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैं उनसे बहस नहीं करना चाहती। लेकिन मैं निश्चित रूप से इस मामले पर हार नहीं मानूंगी। मीरा के दृढ़ रवैये को सुनकर मीरा की बहन को राहत महसूस हुई। नया घर शानदार था और उन्हें रहने के लिए केवल कुछ दैनिक जरूरतें खरीदने की जरूरत थी। यह मीरा का वहां पहली बार था। पहले उसने केवल अपनी बहन को यह वर्णन करते हुए सुना था कि घर कितना बड़ा और शानदार था। अब जब वह यहाँ थी तो मीरा अभी भी काफी हैरान थी। घर 120 वर्ग मीटर के क्षेत्र में था। इसमें 4 कमरे और एक लिविंग रूम था। लेआउट बहुत अच्छा था, जिसमें एक उन्नत मंजिल और एक विस्तृत दृश्य था। नवीनीकरण की शैली बहुत गर्म और उज्ज्वल थी। ये घर जैसा महसूस हुआ। बहन, ये कैसा है? मीरा की बहन ने मुस्कुराते हुए पूछा। मीरा ने संतुष्टि में सिर हिलाया। यह अच्छा है। इस समय उसने अचानक अपनी बेटी के पैसे कमाने के महत्व को समझा। वह अपनी बहन के परिवार के लिए इतनी अच्छी रहने की स्थिति प्रदान करने के लिए बहुत संतुष्ट थी। मीरा की बहन ने भी ऐसा ही महसूस किया और कहा, ये सब छोटी की बदौलत है कि हमारा परिवार ऐसे सुखद घर में रह सकता है। मैं नहीं जानती कि उसे धन्यवाद कैसे दूं। मीरा की बहन की आंखें फिर से लाल हो गईं। ये देखकर मीरा ने जल्दी से कहा, तुमने छोटी को बड़ा होते देखा है और वह जियाची के भी करीब है। हम परिवार हैं, इसलिए इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। ये देखकर कि तुम अच्छा कर रही हो, मुझे राहत महसूस होती है।
नव्या ने मीरा की बहन को लंबे समय से मना लिया था। वह सिर्फ एक पल के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकी। उसने तुरंत सिर हिलाया और अपने दिल को शांत किया। बहन, फिलहाल यहीं रुको। अगर कुछ होता है तो मुझे फोन करना। मीरा ने सिर हिलाया। मीरा की बहन को अभी भी काम पर जाना था। मीरा को चाबी छोड़ने के बाद वह चली गई। लिशिया ने आज विशेष रूप से छुट्टी के लिए आवेदन किया। नाश्ते के बाद उसने दक्षिण बस्ती तक एक टैक्सी ली। चूंकि वह मीरा के घर से मीरा के पति के घर के रास्ते में गुजरेगी, लिशिया विशेष रूप से रुकी। उसने देखा कि लकड़ी का गेट बंद था और दरवाजा कसकर बंद था। जाहिर तौर पर वह घर पर नहीं थी। मीरा सुबह जल्दी ही छिप गई थी, जबकि नव्या स्कूल गई थी और अर्जुन ने भी गाड़ी चलाना सीखने के लिए एक ड्राइविंग स्कूल ढूंढा था। घर पर कोई नहीं था। लिशिया का भाव अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने आप से सोचा, हम आज फिर से एक बर्बाद यात्रा तो नहीं कर सकते, है ना? जब दादी को पता चला कि मीरा के घर पर कोई नहीं है, तो वह हैरान रह गई। वह अपनी रात की शिफ्ट के बाद देर से घर गई थी। नाश्ते की दुकान काफी समय से बंद है। अगर वह सुबह जल्दी घर पर नहीं है, तो वह क्या कर सकती है? माँ, क्या उसने जानबूझकर हमसे बचने की कोशिश की? लिशिया ने सोचा। दादी ने सूंघा। मैं उसकी माँ हूँ। वह मुझसे बचने की हिम्मत कैसे कर सकती है? जैसे ही वह बोली, वह लिशिया को देखे बिना नहीं रह सकी। उनका भाव तुरंत फिर से बदल गया और वह चिंता के साथ मुस्कुराई। शिया, चूंकि तुम गर्भवती हो, तो बार बार मत जाओ। तुम्हें घर पर लेटना चाहिए। माँ यहाँ है। वे भाग नहीं पाएंगे। जैसे ही वह बोली, वह खड़ी हो गई और पीले रंग की लकड़ी की अलमारी में तलाशी ली, इससे पहले कि वह एक लाल बैंक बुक बाहर निकालती। आओ शिया, इसे लो। अपने शरीर को पोषण देने के लिए और अधिक खाना खरीदो। इसे खर्च करने में अनिच्छुक मत बनो। ये तुम्हारे और तुम्हारे पेट में बच्चे के लिए है, दादी ने कहा और बैंक बुक को लिशिया के हाथ में भर दिया। लिशिया जानती थी कि वह सिर्फ दादी को उनका समर्थन करने में मदद करने के लिए उकसाने के लिए अपनी गर्भावस्था का नाटक कर रही थी। किसे पता था कि दादी एक पोते के लिए इतनी उत्सुक थी कि उन्होंने उसे एक बैंक बुक भी दे दी। दोषी महसूस करते हुए लिशिया ने सहज रूप से मना करना चाहा। आखिरकार वह एक इनाम की हकदार नहीं थी, क्योंकि उसकी गर्भावस्था नकली थी। अगर भविष्य में उसका झूठ उजागर हो जाता है, तो उस पर फायदा उठाने का आरोप लगाया जाएगा। हालांकि जैसे ही वह मना करने वाली थी, लिशिया ने बैंक बुक पर संख्या देखी और तुरंत इसे वापस रख दिया। 10,000 रुपए। वह हैरान थी। दादी एक बार में 10,000 रुपए दे रही थी। इस युग में 10,000 रुपए एक छोटी राशि नहीं थी। लिशिया का मासिक वेतन 2,000 रुपए से कम था। यह उसके आधे साल के वेतन के बराबर था। हालांकि दादाजी मीरा के पति और दादी के पास पेंशन नहीं थी। 4 बच्चे हर महीने उनमें से प्रत्येक को 300 रुपए का एक निश्चित रहने का भत्ता देंगे, जो एक महीने में 1,000 और 200 रुपए था। बुजुर्ग पहले से ही बूढ़े थे, इसलिए उनके पास खर्च करने के लिए बहुत कम था। उनके मासिक रहने के भत्ते के लिए 1 से 200 रुपए पर्याप्त थे। इसके अलावा, हालांकि मीरा के पति ने शायद ही कभी उन्हें अधिक रहने का भत्ता दिया हो, वह हमेशा विचार करेंगे कि वह सबसे बड़ा बेटा था और दिखावा करने के लिए त्योहारी अवसरों या उनके जन्मदिन के दौरान उन्हें 1 से 2,000 रुपए देंगे। समय के साथ दादी ने बहुत पैसा बचाया था। दादाजी मीरा के पति एक उदार व्यक्ति नहीं थे और दादी और भी कंजूस थी, लेकिन दोनों बुजुर्गों की अपने पोते को देखने की इच्छा सब कुछ से अधिक थी। अब जब लिशिया गर्भवती थी, तो उसके पेट में मांस दोनों बुजुर्गों की आंखों में एक सुनहरी गेंद थी। स्वाभाविक रूप से उन्होंने इसे बहुत संजोया। इसलिए उन दोनों के चर्चा करने के बाद उन्होंने लिशिया को 10,000 रुपए देने के लिए निकाले, ताकि वह अपनी गर्भावस्था के दौरान अच्छी तरह से ठीक हो सके। उन्होंने आंख भी नहीं झपकाए, अकेले दिल के दर्द को छोड़ दें। माँ, ये बहुत ज्यादा है। मेरे लिए इसका उपयोग करना मुश्किल है। लिशिया ने सीधे मना नहीं किया, बल्कि चतुराई से दादी की चापलूसी की। जैसा कि अपेक्षित था, जब उन्होंने ये सुना तो दादी खुश महसूस हुई। उन्होंने बहुत उदार तरीके से अपनी ठोड़ी उठाई। यह ज्यादा नहीं है। तुम मीरा के पति के परिवार के बच्चे के साथ गर्भवती हो। दादी के रूप में मुझे अपना आभार दिखाना होगा, है ना? जब तुम एक मोटे लड़के को जन्म दोगी, तो माँ तुम्हें एक बड़ा लाल पैकेट देगी। लिशिया बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि मीरा का पति का परिवार लड़कियों की तुलना में लड़कों का पक्ष लेता था। जब उसने दादी के शब्द सुने, तो वह सूखी हंसी के बिना नहीं रह सकी। वह 10,000 रुपए से अलग होने के लिए सहन नहीं कर सकती थी, लेकिन वह तेजी से अनिश्चित महसूस कर रही थी। आखिरकार, अब उसके पेट में कुछ भी नहीं था। वह दिन देवपुरी के हाई स्कूलों के लिए गणित ओलंपियाड का था। परीक्षा स्थल देवपुरी के इजोंग में था। देवपुरी में 14 हाई स्कूल थे। प्रत्येक हाई स्कूल में 5 भागीदारी स्लॉट थे और 70 से कम लोग थे, जिन्हें एक व्याख्यान थिएटर समायोजित करने के लिए पर्याप्त था। प्रतियोगिता दोपहर में 11:30 बजे तक जारी रही। चूंकि हर किसी ने इसे गंभीरता से लिया, इसलिए किसी ने भी अग्रिम में अपने कागजात नहीं सौंपे। केवल जब समय समाप्त हो गया, तो हर कोई मधुमक्खियों के झुंड की तरह बाहर निकल गया।
दीदी। जैसे ही नव्या ने व्याख्यान थिएटर छोड़ा, उसने एक परिचित आवाज सुनी। वह घूम गई और देखा कि वह जियाची था। गौरव भी इजों की प्रारंभिक प्रतियोगिता में शीर्ष छात्र के रूप में प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। जब वे परीक्षा स्थल में प्रवेश किए, तो उन दोनों ने केवल दूर से एक दूसरे को देखा और कुछ नहीं कहा। तुमने कैसा किया? नव्या मुस्कुराए और आदत से अपने चचेरे भाई के चेहरे को चिकोटी काटी। जियाची भी नव्या की अंतरंग क्रियाओं का आदी था, इसलिए उसे असहज महसूस नहीं हुआ। उसने एक हैरान भाव के साथ सिर हिलाया। ये स्कूल की प्रारंभिक प्रतियोगिता के दौरान से थोड़ा कठिन है, लेकिन ये ठीक है। मैंने उन सभी का जवाब दिया है। जियाची एक सीधा साधा व्यक्ति था और विनम्र होना नहीं जानता था। उसने जो कुछ भी उसके दिमाग में था वह कहा। इसे अच्छी तरह से कहने के लिए उसका व्यक्तित्व मूर्ख था। हालांकि वास्तव में उसका भावनात्मक भागफल कम था। नव्या उसे जानती थी और जानती थी कि वह आश्वस्त था। क्या तुम स्कूल वापस जा रही हो? जियाची ने नव्या से पूछा। नव्या आसपास देखे बिना नहीं रह सकी। अन्य स्कूलों के प्रतिभागी पहले ही एक एक करके चले गए थे। दोपहर में सरस्वती विद्या मंदिर में कक्षाएं थीं, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से स्कूल वापस जाना पड़ा। उसने सिर हिलाया। दोपहर में कक्षाएं हैं। चलो दोपहर में एक साथ दोपहर का भोजन करते हैं, गौरव ने उसे आमंत्रित किया। नव्या ने समय देखा और महसूस किया कि यह लगभग भोजन का समय था। अगर वह अकेले खाने जा रही थी, तो वह जियाची के साथ खाने के बजाय खा सकती थी। ठीक है, चलो स्कूल के चारों ओर घूमते हैं और देखते हैं कि खाने के लिए क्या है, नव्या ने कहा। गौरव। जैसे ही वे दोनों जाने वाले थे, पीछे से अचानक एक महिला की आवाज आई। जब गौरव ने ये सुना, तो उसके चेहरे पर एक अजीब भाव चमक गया। नव्या ने इसे पकड़ा और भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं सकी। अगले ही सेकंड में इजोंग स्कूल यूनिफॉर्म में एक लड़की जियाची के पास भागी। लड़की की त्वचा गोरी थी। हालांकि वह विशेष रूप से सुंदर नहीं थी, उसकी उपस्थिति औसत से ऊपर थी। उसकी आंखें थोड़ी उठी हुई थीं, जिससे इसे एक चालाक एहसास मिला। उसने अपने बालों को एक पोनीटेल में भी कंघी किया था, जिससे उसका चिकना माथा सामने आया। लड़की ने शत्रुता के साथ अपनी आंखों में नव्या पर एक नजर डाली। वह दूर से स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि इस व्यक्ति ने गौरव के चेहरे को चिकोटी काटी थी, लेकिन गौरव ने चकमा नहीं दिया। लड़कियों के बीच चुंबकीय क्षेत्र इतना संवेदनशील था कि दूसरी पार्टी ने स्पष्ट रूप से उसके प्रति शत्रुता महसूस की। नव्या स्वाभाविक रूप से इसे महसूस कर सकती थी, लेकिन वह अपने दिल में कड़वाहट से मुस्कुराई। क्या उसने उसे प्यार की प्रतिद्वंद्वी माना? यांग जियाओयुए, क्या कोई बात है? जियाची ने सीधे पूछा, उसका लहजा उदासीन था। यांग जियाओयुए ने नव्या को बधाई नहीं दी। उसने सिर्फ गौरव को देखा और कहा, क्या तुम परीक्षा से थक गए हो? मैं तुम्हें दोपहर के भोजन के लिए इलाज करूंगी, ठीक है? गौरव ने भौहें चढ़ाई लेकिन कोई अधीरता नहीं दिखाई। उसने सिर्फ सीधे उसे मना कर दिया। जरूरत नहीं है। क्यों? लड़की ने हार नहीं मानी। उसने उसे घूर कर कहा, मैं तुम्हें प्रेम पत्र के बारे में भी बहस नहीं करूंगी। यांग जियाओयुए ने इस तथ्य को नहीं छिपाया कि नव्या मौजूद थी। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसने प्रेम पत्र का उल्लेख किया। या शायद उसने नव्या को एक प्रेम प्रतिद्वंद्वी के रूप में माना और जानबूझकर उसे इसका उल्लेख किया। नव्या न केवल नाराज नहीं थी, बल्कि उसने समझ में भी पलक झपकाए। क्या इस लड़की ने प्रेम पत्र लिखा था जो जियाची को कुछ समय पहले मिला था? लड़की के शब्दों से जियाची ने उसे जो कहा था उसके अनुसार प्रेम पत्र वापस कर दिया होगा। जय के कान में प्रेम पत्र शब्द पढ़ते ही उसका चेहरा अकड़ गया। इस बात का जिक्र अब और मत करना। मैंने तुम्हें ये सही सलामत लौटा दिया है। जय का चेहरा भोला सा था। वह न तो चिंतित था और न ही गुस्सा, मानो उसमें कोई भाव ही न हो। तो फिर मुझे तुम्हें खाना खिलाने दो। इसमें तुम्हारा कोई टुकड़ा नहीं कम हो जाएगा। यामिनी ने नाराजगी से मुंह फुलाया, जैसे वह जय के साथ दोपहर का भोजन करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। नव्या ये सब बगल से देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, ये लड़की काफी उदार है। जय ने इसका प्रेम पत्र लौटा दिया, इस पर भी यह नाराज नहीं हुई, बल्कि ऐसा लग रहा है कि इसकी आग और भड़क गई है। नहीं, जय यामिनी से भी ज्यादा सीधा था। उसका इनकार साफ और संक्षिप्त था। अरे जय, तुम मेरी इज्जत नहीं कर रहे। यामिनी ने अविश्वास से आंखें बड़ी कर लीं। जब उसने प्रेम पत्र लौटाया तब भी वह नाराज नहीं हुई। उसने उसे खाना खिलाने पर भी जोर दिया, लेकिन उसने बिल्कुल कद्र नहीं की। चूंकि वह एक किशोर लड़की थी, जय के इनकार ने यामिनी के आत्मसम्मान को कुचल दिया, और जल्द ही उसकी आंखें लाल हो गईं। नव्या पहले किनारे पर खड़े होकर देखना चाहती थी और चाहती थी कि जय इस मामले को खुद सुलझाए। यह उसके भावनात्मक बुद्धिमत्ता EQ के लिए भी एक प्रशिक्षण था। अंत में उसने एक युवती को रुला दिया। उसने चुपचाप अपना माथा पकड़ा। उसका चचेरा भाई इतना सीधा है कि कभी कभी वह अवाक रह जाती थी। कम से कम उसे थोड़ा शिष्टाचार दिखाना चाहिए था। उसने सीधे ना कहकर उसे डांट दिया। आह, मुझे माफ करना। नव्या ने सही समय पर आवाज लगाई और फुसफुसाते हुए कहा, मैं जय की बहन हूं।
हमने साथ में दोपहर का भोजन करने का फैसला किया था, इसलिए उसका मतलब तुम्हें मना करना नहीं था। जब यामिनी ने ये सुना तो वह स्तब्ध रह गई। लेकिन उसने उसके बाद नव्या को अच्छी तरह से देखा। उसने सरस्वती विद्या मंदिर की स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और वह व्याख्यान कक्ष के प्रवेश द्वार पर थी। यामिनी ने स्वाभाविक रूप से अंदाजा लगाया कि नव्या गणित ओलंपियाड में भाग लेने के लिए आसपास आई होगी। तो ये जय की बहन थी। लगभग तुरंत ही यामिनी की आंखों की शत्रुता गायब हो गई। कोई आश्चर्य नहीं, अगर नव्या उसकी प्रेमिका भी होती तो आते ही उसका चेहरा नहीं मसलती। तो वह उसकी बहन थी, इसीलिए वह जय के साथ इतनी अंतरंग थी। जय की बहन के प्रति अभी अभी हुई जलन को याद करके यामिनी को गुस्सा आया और उसने जय पर भड़कते हुए कहा, क्या तुम ये स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते थे? अगर मुझे पता होता कि तुम अपनी बहन के साथ दोपहर का भोजन करने वाले हो तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करती। तुम सचमुच एक बुद्धू हो। ये कहते हुए उसने जय को गुस्से से घूरा और तेजी से भाग गई। नव्या ने यामिनी को भागते हुए देखा। अंत में वह मुस्कुराई और सिर हिलाया। जय हैरान था, उसे यह क्यों बताना पड़ा कि वह अपनी बहन के साथ खाना खा रहा है। इचोंग छोड़ने के बाद आसपास कई रेस्तरां थे। आखिरकार वे स्कूल के पास थे, इसलिए ग्राहकों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। यह एक अपता रूप से असंगत स्टेक हाउस था। छोटा प्रवेश द्वार बहुत ही आकर्षक था और यह एक स्वादिष्ट रेस्तरां जैसा लग रहा था। क्या हम स्टेक खाएंगे? नव्या ने जय से पूछा। जय ने दुकान को देखा और सिर हिलाए बिना न रह सका। ये रेस्तरां बहुत महंगा है। हालांकि उसने इसे पहले कभी नहीं खाया था, लेकिन यह हिचोंग के पास था। जय ने एक सहपाठी से सुना था कि यह स्टेक हाउस बहुत प्रसिद्ध और महंगा था। डरो मत, चलो, मैं तुम्हें दावत दूंगी। ये कहते हुए उसने जय का हाथ पकड़ा और दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। जय पर पैसे खर्च करते समय नव्या को कभी दुख नहीं हुआ। वह तो इसका आनंद भी लेती थी। रेस्तरां का आंतरिक सज्जा गहरे रंगों में सजाया गया था। यह एक विशिष्ट उच्च श्रेणी का फ्रांसीसी रेस्तरां था। हालांकि दरवाजा बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन अंदर की जगह बहुत चौड़ी थी। दोपहर के भोजन का समय था और रेस्तरां में पहले से ही कई ग्राहक थे। ऐसा लग रहा था कि व्यापार वास्तव में अच्छा था। स्वागत है, वेटर ने तुरंत उनका अभिवादन किया। हालांकि नव्या और जय ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, लेकिन उसने उनकी उपेक्षा नहीं की। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप लोग कितने हैं? वेटर ने काली पैंट, काली बनियान और सफेद शर्ट पहनी हुई थी। कॉलर पर एक धनुष लगा हुआ था, जिससे वह पेशेवर दिख रहा था। हम सिर्फ 2 हैं। कृपया हमें अच्छी रोशनी वाली सीट दें, नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। वेटर उन दोनों को खिड़की के पास एक जगह पर ले आया। हालांकि यह अभी भी थोड़ा अंधेरा था, लेकिन ये पूरे रेस्तरां में सबसे ज्यादा रोशनी वाली जगह थी। मेनू लेते हुए नव्या ने उसे खोला और देखा कि यह पूरी तरह से अंग्रेजी मेनू था। उसने भौहें चढ़ाए बिना न रह सकी। एपेटाइजर के लिए हम फ्रेंच फोई ग्रास बटर के साथ क्रीमी बेक्ड स्नेल्स और ऑरेंज मस्टर्ड सॉस के साथ ग्रिल्ड प्रॉन्स लेंगे। गार्लिक ब्रेड के साथ क्रीमी मशरूम सूप। मुख्य व्यंजन में हम 2 सिरलोइन स्टेक लेंगे। जय पश्चिमी शैली के स्टेक की पकने की डिग्री को स्वीकार नहीं कर पाएगा। इस डर से उसने वेटर को निर्देश दिया, एक हिस्सा 30% पका हुआ, दूसरा 100%। अंत में डेसर्ट के लिए मुझे ताजे फलों और वनीला आइसक्रीम के साथ क्रिस्पी क्रेप चाहिए। इसमें ज्यादा स्ट्रॉबेरी डालना। धन्यवाद। मानक फ्रांसीसी व्यंजनों के लिए ऑर्डर करने की प्रक्रिया एपेटाइजर और सूप से लेकर मुख्य व्यंजन और डेसर्ट तक थी। नव्या इससे परिचित थी और उसके लिए अंग्रेजी मेनू देखना मुश्किल नहीं था। वेटर का छात्रों के साथ भेदभाव करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन नव्या ने उसे चौंका दिया। ये स्पष्ट था कि वह अक्सर फ्रांसीसी भोजन खाती थी। वेटर के जाने के बाद जय ने माथे पर बल डाला और चिंता से कहा, बहन, 30% पके हुए और 100% पके हुए में कोई अंतर नहीं है ना? ऐसा मत खाना कि तुम्हारा पेट दुखने लगे। हंसने लगी। नव्या हंसे बिना न रह सकी। स्टेक को नर्म होने के लिए कम से कम 30% तक पकाना पड़ता है। विदेशों में बहुत कम लोग 50% पका हुआ स्टेक खा सकते थे। कुछ रेस्तरां तो 70% पका हुआ स्टेक भी नहीं देते थे, 100% की तो बात ही छोड़ो। हालांकि कुछ सस्ते पश्चिमी रेस्तरां में स्टेक पर खून होगा, चाहे वह कितना भी पका हो। सबसे पहले, स्टेक की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी और मोटाई पर्याप्त नहीं थी। स्टेक को ग्रिल करने के बाद रक्त के पानी को बाहर निकालने के लिए उसे कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ता था। केवल प्रामाणिक पश्चिमी रेस्तरां में ही यह चरण होता था। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए 100% के लिए कहा है। नव्या ने जय को देखकर मुस्कुराया। वह वास्तव में अपने इस भाई को बहुत प्यार करती थी, चाहे वह उसे कैसे भी देखे। वह इतना प्यारा क्यों था? इस क्षण किसी ने दरवाजा धकेलकर रेस्तरां में प्रवेश किया। स्वागत है, वेटर की आवाज आई। जी हाओयू ने अपना धूप का चश्मा उतारा और लापरवाही से और बदमाश तरीके से अपनी गर्दन मोड़ी। उसने कहा, 2 के लिए। उसके पीछे क्यों जियाहाओ था? उन दोनों ने पिछली रात के उत्तरार्ध तक शराब पी थी।
जी हाओ यू रात भर क्यू जियाहाओ के यहाँ रुका था। इस समय उसने कल के पारिवारिक भोज के कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। युवा मालिक जी, देखिए। क्यू जियाहाओ ने गलती से चारों ओर देखा और खिड़की के पास नव्या को देखा। उसने नव्या को केवल एक बार देखा था। वह तब था जब नव्या ने रौनक बार में किसी को मारा था। इसलिए, हालांकि यह केवल एक बार हुआ था, लेकिन क्यू जियाहाओ पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि उसने उसे तुरंत पहचान लिया। जी हाओ यू ने ऊपर देखा। जिस क्षण उसने नव्या को देखा, उसके चेहरे का आलसी भाव तुरंत जम गया, और फिर वह अनिश्चितता में झपका। क्या ये लड़की सरस्वती विद्या मंदिर से नहीं थी? नव्या जय के साथ बात कर रही थी और हंस रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान उज्ज्वल और शुद्ध थी, और यह असाधारण रूप से चमकदार थी। जी हाओयू की नजर नव्या के सामने बैठे जय पर भी पड़ी। उसका दिल कस गया। किसी कारणवश एक अजीब भावना ने उसके दिल पर हमला किया। जी हाओयू की आंखें सिकुड़ गईं, और उसका पूरा चेहरा तुरंत एक बर्तन के निचले हिस्से की तरह काला पड़ गया। जब भी नव्या का सामना उससे होता था, तो वह ऐसा दिखती थी जैसे वह उसे राख में जला देना चाहती हो। लेकिन दूसरों का सामना करते हुए, वह एक फूल की तरह मुस्कुराती थी, दूसरों को अपने मसूड़े दिखाना चाहती थी। एक घिनौनी भावना ने अनजाने में उसके दिल को भर दिया। जी हाओयू की नजर उन दोनों के बीच भटक गई। एक डेट के लिए, ये लड़की दोपहर के भोजन के लिए सरस्वती विद्या मंदिर से चौक तक भाग कर आई। कितना अस्वीकार्य। युवा मालिक जी, मैं। क्यू जियाहाओ कुछ कहने ही वाला था कि उसने देखा कि जी हाओयू पहले ही लड़की की ओर बढ़ रहा था। क्यू जियाहाओ हैरान हुआ और पीछा किया। नव्या जय और यामिनी के बारे में पूछ रही थी। वह खुशी से मुस्कुरा रही थी जब उसने अचानक एक दबाव महसूस किया जो एक तरफ से आ रहा था। इससे पहले कि वह मुड़कर देख पाती, जी हाओयू पहले ही उसके बगल में बिना किसी औपचारिकता के बैठ गया था। उसका भाव तुरंत बदल गया। जी हाओयू के चेहरे पर एक बदमाश मुस्कान थी। उसने एक हाथ से अपना सिर पकड़ रखा था और नव्या को देखने के लिए अपना सिर झुका रखा था। हाय, नव्या, क्या उसने कोई भूत देखा था? तुम यहाँ क्यों हो? नव्या ने होश संभाला और उसका भाव बदसूरत था, जैसे उसने गंदगी खा ली हो। जी हाओयू के चेहरे पर एक अशोभनीय भाव था, और उसके शब्द और भी घिनौने थे। किस्मत हमें एक साथ लाए। किस्मत तुम्हारे सिर पर। नव्या जी हाओयू की उपस्थिति और रवैये से पहले से ही हैरान नहीं थी। नव्या ने शांत पश्चिमी रेस्तरां को देखा। वातावरण और माहौल उसके लिए मौके पर भड़कने के लिए उपयुक्त नहीं था। उसने अपनी आवाज धीमी की और कहा, तुम क्या चाहते हो? जी हाओयू मोटी चमड़ी वाला था, लेकिन क्यू जियाहाओ को पता नहीं था कि क्या करना है। वह एक तरफ खड़ा था और उसे पता नहीं था कि कहाँ बैठना है। जी हाओयू ने अपनी सुंदर भौहें उठाईं और बेशर्मी से कहा, ये देखकर कि तुम अकेले खाकर अकेली हो रही हो, चलो एक मेज साझा करते हैं। ये कहते हुए, उसने क्यू जियाहाओ को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम वहां क्या खड़े हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम एक वेटर हो? क्यू जियाहाओ जय को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। ये देखकर, जय ने अपने नितंबों को अंदर की ओर हिलाया और भौचक्का होकर कहा, कृपया बैठिए। नव्या ने कहा, क्या तुम अंधे हो? तुम मुझे मेरे भाई के साथ नहीं देख सकते? भाई। जब जी हाओयू ने ये सुना, तो उसने अपनी सुंदर भौहें ऊपर उठाने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी नजर जय पर पड़ी। वह दिखने में बुरा नहीं था, लेकिन थोड़ा भौचक्का और प्यारा था। वह उस तरह का नहीं लग रहा था जिसे वह पसंद करेगी। जय की पहचान जानने के बाद, जी हाओयू की आंखों में मुस्कान भर गई। उसके दिल की अकथनीय घिनौनी भावना तुरंत दूर हो गई। हाँ, मैं अंधा हूँ। जी हाओयू मुस्कुराया। ताकत ने दिखाया कि एक मरा हुआ सूअर उबलते पानी से नहीं डरता। नव्या ने निर्दयता से अपनी आंखें घुमाईं और अपने दिल में शाप दिया, बदमाश। अगले ही पल, जी हाओयू ने पहले ही ऑर्डर देना शुरू कर दिया था। चूंकि नव्या और जय पहले पहुंचे थे, इसलिए उनके व्यंजन पहले परोसे गए। जी हाओयू ने मेज पर रखे व्यंजनों को देखा और महसूस किया कि नव्या ने उसके सभी पसंदीदा व्यंजन ऑर्डर किए थे। मेज पर कांटा उठाते हुए, जी हाओयू बेग स्नेल को कांटा लगाने ही वाला था कि नव्या ने चाकू की पीठ से निर्दयता से उसके हाथ पर मारा। जी हाओयू ने तेजी से अपना हाथ पीछे खींचा और झपका। तुम्हें खाने की अनुमति नहीं है। मैंने इसे ऑर्डर किया है। नव्या ने उसे घूरा। वह रेस्तरां में उससे बहस नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने उसके साथ एक मेज साझा करने को सहन किया। हालांकि, नव्या का उसके साथ दोपहर का भोजन करने का कोई इरादा नहीं था। ये स्पष्ट था कि वह एक सीमा खींचना चाहती थी। क्यू जियाहाओ स्तब्ध रह गया। क्या इस लड़की में इतना साहस था कि वह चाकू की पीठ से युवा मालिक जी के हाथ पर मारे? उसने उसे इस तरह घूरा भी। क्यू जियाहाओ की जी हाओयू की समझ के साथ, वह पहले से ही चुपचाप नव्या के लिए अपने दिल में धूप जला रहा था। अप्रत्याशित रूप से, अगले ही सेकंड में, क्यू जियाहाओ ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली जैसे कि उसे बिजली का झटका लगा हो। जी हाओयू न केवल गुस्सा नहीं था, बल्कि उसने बचकाने तरीके से उसे घूरा भी। मैं इसे खाना चाहता हूँ। ये कहते हुए, उसने फिर से अपने कांटे से हाथ बढ़ाया। इस बार, नव्या ने उसे चाकू की पीठ से नहीं मारा। उसने केवल उन आंखों से उसे घूरा जो आग उगलने वाली थी।
ये व्यक्ति इतना मोटी चमड़ी वाला क्यों था? भूल जाओ, वह बिन बुलाया आया, लेकिन उसने वह भी खाया जो उसने ऑर्डर किया था। जी हाओयू ने अपने मुंह में एक स्नेल का स्वाद लिया, लेकिन वह नव्या पर मुस्कुरा रहा था। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका भाव वास्तव में पिटाई मांग रहा था। जी हाओयू ने एक स्नेल निगल लिया और अपनी जीभ की नोक से अपने होठों को चाटा। अगर कोई और उस नजर को देखता, तो वे सोचते कि यह आदमी आकर्षक था। हालांकि नव्या को केवल इतना महसूस हुआ कि इससे उसकी आंखों को चोट पहुंची। जी हाओयू, मैं एक और खाऊंगा। नव्या, फ्रांसीसी भोजन में खूबसूरती और स्वाद पर जोर दिया जाता था। बेग्ड स्नेल्स की एक प्लेट पर केवल 5 स्नेल्स थे। बिना एक शब्द कहे, जी हाओयू ने पहले ही 2 खा लिए थे। खांसी, खांसी, यहाँ तक कि क्यू जियाहाओ, जो उसके सामने बैठा था, ने भी अजीब तरह से खांसा। उसे आश्चर्य हुआ कि युवा मालिक जी को आज क्या हुआ था कि वह एक बच्चे से खाना छीन रहे थे। जब कोई नहीं देख रहा था, तो जय ने चुपचाप अपने कांटे का इस्तेमाल करके एक स्नेल को दूर कर दिया। ये स्वादिष्ट लग रहा था। अगर उसने कुछ नहीं किया, तो ये जल्द ही चला जाएगा। नव्या ने उसे नजरअंदाज कर दिया। इन 2 अप्रसन्न बातचीत के बाद, नव्या अच्छी तरह से जानती थी कि जी हाओयू एक बदमाश था। वह जितनी ज्यादा गुस्सा होती थी, उसकी आंखों में मुस्कान उतनी ही गहरी होती थी। क्या अजीब आदमी है। ये स्नेल्स महंगे थे। वह ये मानेगी कि वह एक कुत्ते को खाना खिला रही थी। अपनी नजर हटाकर, नव्या ने हाल ही में परोसे गए प्रॉन्स को जय के साथ साझा किया, इस डर से कि जी हाओयू फिर से अपना मुंह खोलेगा। नव्या की हरकत को देखते हुए, जी हाओयू ने बिना पलक झपकाए अपनी भौहें उठाईं, उसकी आंखों में दिलचस्पी भर गई। उसने अचानक कहा, मैंने सुना है कि तुमने कुछ दिन पहले ही शुइयुन क्लब को संभाला है। तुम्हें इससे क्या लेना देना? नव्या का लहजा अमित्र था। उसने स्टेक का एक कौर खाया और उसे जोर से चबाया। जी हाओयू गुस्सा नहीं हुआ। उसने केवल शांति से कहा, मैंने सब कुछ इतनी सावधानी से व्यवस्थित किया है। तुमने मुझे धन्यवाद क्यों नहीं दिया? मैंने अभी तुम्हारे 2 स्नेल्स खाए हैं। देखो, तुम कितनी गुस्सा हो। बहुत आसान। नव्या रुकी और उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी। मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। अगर तुम्हें लगता है कि तुम नुकसान में हो, तो तुम सभी को वापस जी समूह में बुला सकते हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मूल रूप से, जी हाओयू ने इस मामले को अच्छी तरह से संभाला था और उसे अपना फायदा उठाने दिया था। नव्या अपने दिल में उसकी काफी आभारी थी। हालांकि, अच्छी छाप का ये छोटा सा हिस्सा इन 2 मुलाकातों से लंबे समय से मिटा दिया गया था। उसने उसे नहीं पीटकर पहले ही एहसान चुका दिया था। जी हाओयू की ओर नव्या के अभेद्य रवैये को देखते हुए, जी हाओयू अपने होठों को थोड़ा ऊपर उठाए बिना न रह सका। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मैं उन्हें तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। जितना चाहो उनका उपयोग करो। नव्या ने उसे देखा और यह पता नहीं लगा पाई कि सुबह जब उसने अपने बाल धोए थे तो जी हाओयू के दिमाग में पानी था या नहीं। वह एक पल में उसे गुस्सा क्यों दिलाता था और अगले ही पल अच्छी बातें क्यों कहता था। हालांकि सभी ने कहा कि युवा मालिक जी का व्यक्तित्व अप्रत्याशित था, लेकिन वह इतना अप्रत्याशित नहीं हो सकता, है ना? नव्या को पता नहीं था कि वह क्या करना चाहता था। क्या वह उसे चिढ़ाने वाला था या उसकी मदद करने वाला था? ये दोनों जैसा लग रहा था, लेकिन ये भी लग रहा था कि दोनों में से कोई नहीं था। उसके भौचक्केपन के बीच, जी हाओयू द्वारा ऑर्डर किए गए व्यंजन एक के बाद एक परोसे गए। मुख्य व्यंजन पनीर के साथ बेक्ड बोस्टन लॉबस्टर था। नव्या तेज और फुर्तीली थी। उसने प्रतिशोध में अपने कांटे से ज्यादातर भोजन छीन लिया, केवल एक लॉबस्टर का सिर और एक लॉबस्टर की पूंछ छोड़ी। ठीक है, मैं तुम्हें मेरे स्नेल्स खाने दूंगी। नव्या ने इसे जय के साथ बांटा। जय के एक हाथ में ताजा कटा हुआ बीफ था। उसने गोरे और चमकीले लॉबस्टर मांस को देखा और भ्रम में पलक झपकाए। क्यू जियाहाओ, जो किनारे पर था, ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसने मन ही मन सोचा, ओह माय, ये लड़की थोड़ी उग्र है। उसने युवा मालिक जी का खाना छीनने की हिम्मत की। जी हाओयू भी स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की इतनी प्रतिशोध लेने वाली होगी। प्लेट पर अकेली प्रॉन्स के सिर और पूंछ को देखते हुए थोड़ी देर बाद, जी हाओयू ने कहा, तो फिर मैं क्या खाऊंगा? वह दुखी क्यों लग रहा था? वह मुड़ा और नव्या को देखा। नव्या ने पहले ही लॉबस्टर मांस को अपने पेट में निगल लिया था। कुछ स्टेक और प्रॉन्स के साथ, नव्या पहले से ही भर चुकी थी। ये सुनकर, उसका दिमाग हिल गया। अगले ही पल, नव्या ने अपने सामने बचा हुआ आधा स्टेक जी हाओयू की ओर धकेल दिया। आपका स्वागत है, क्यू जियाहाओ। उसकी हिम्मत उसके गले में थी। ये लड़की कहाँ से आई? उसने युवा मालिक जी को बचे हुए खाने की हिम्मत कैसे की? उसने ध्यान से युवा मालिक जी के चेहरे पर अपनी नजर डाली ताकि उनकी प्रतिक्रिया का पता चले। उसे डर था कि अगर उसने उसे अप्रसन्न कर दिया तो युवा मालिक जी उसके सामने मेज पलट देंगे। वह, क्यू जियाहाओ ने ये कहने के लिए अपना मुंह खोला कि वह युवा मालिक जी के लिए एक मुख्य व्यंजन ऑर्डर करना चाहता है। अप्रत्याशित रूप से, उसका जबड़ा पहले ही जमीन पर गिर चुका था। 30% पका हुआ। मुझे ये पसंद है। जब जी हाओयू बोला, तो स्टेक पहले ही उसके मुंह में जा चुका था।
भाई, क्या तुम साफ सफाई पसंद नहीं करते हो? क्यू जियाहाओ ने जी हाओयू को देखा और महसूस किया कि उसकी आंखें लगभग अंधी होने वाली थीं। ये वह युवा मालिक जी नहीं था जिसे वह जानता था। वह जरूर सपना देख रहा होगा। नव्या भी स्तब्ध थी। उसने तब जानबूझकर जी हाओयू को घृणित महसूस कराया था। किसे पता था कि वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसके बचे हुए स्टेक को खा जाएगा। उस क्षण नव्या को एहसास हुआ कि पश्चिमी भोजन समाप्त करने के बाद उसने आदत से अपनी कटलरी प्लेट पर रख दी थी। हालांकि जी हाओयू पहले से ही उस कटलरी का उपयोग कर रहा था जिसे उसने प्लेट पर छोड़ दिया था। जैसे किसी बात को याद करते हुए नव्या का चेहरा लाल हो गया। ये व्यक्ति जहरीला था, है ना? उसने नियमों का पालन क्यों नहीं किया? नव्या के कोमल चेहरे को एक लाल सेब में बदलते देखकर जी हाओयू को संतुष्टि महसूस हुई। उसने स्टेक का एक टुकड़ा काटा और उसे अपने मुंह में भर लिया। ये स्वादिष्ट था। जितना उसने खाया उतना ही यह स्वादिष्ट था। नव्या को लगा कि उसके मूल्य तुरंत ढह गए हैं। जी हाओयू को उसकी बची हुई कटलरी से अपना बचा हुआ स्टेक खाते हुए देखकर उसे महसूस हुआ कि उसका चेहरा गर्म हो रहा है। जय, क्या क्या तुम्हारा हो गया? नव्या भागना चाहती थी। जय नहीं कहना चाहता था क्योंकि उन्होंने अभी तक मिठाई नहीं परोसी थी। हालांकि नव्या ने उसके कुछ कहने का इंतजार नहीं किया। उसने अचानक कहा, चलो खाने के बाद चलते हैं। ये कहते हुए वह खड़ी हो गई। शुक्र है यह एक खाने की कुर्सी थी न कि सोफा। नव्या ने कुर्सी बाहर खींची और तेजी से बाहर निकल गई, जैसे वह भाग रही हो। जय केवल उठकर उसका पीछा कर सका। वह पीछे से चिल्लाना नहीं भूला, बहन, हमने बिल का भुगतान नहीं किया है। नव्या लड़खड़ा गई और लगभग गिर गई। जी हाओयू ने रेस्तरां से उसकी पीठ गायब होते हुए देखी। उसके सुंदर चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई, और यह एक ऐसी मुस्कान थी जो बहुत आरामदायक थी। वह बहुत प्यारी थी। क्यू जियाहाओ ने जी हाओयू के चेहरे पर मुस्कान को देखा और महसूस किया कि उसकी खोपड़ी झंझना रही है। इन सभी वर्षों में युवा मालिक जी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने इस तरह कब मुस्कुराया था? उसकी आंखें चमक रही थीं। क्या तुम ठीक हो? क्यू जियाहाओ पूछे बिना न रह सका। जी हाओयू ने केवल शरीर और मन दोनों में असाधारण रूप से खुश महसूस किया। यहाँ तक कि उसके हैंगओवर की थकान भी दूर हो गई। उसके हाथ हिलना बंद नहीं हुए। उसने स्टेक का एक और टुकड़ा काटा और खाया। बहुत अच्छा। क्यू जियाहाओ ने जी हाओयू के हाथ में कटलरी को देखा। उसके मुंह के कोने अनजाने में मुड़ गए। उसे पता नहीं था कि उसे याद दिलाना चाहिए कि उसने किसी और की कटलरी का इस्तेमाल किया था। जी हाओयू, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी खाओ, मुझे अभी हाओशू को हवाई अड्डे पर लेने जाना है। क्यू जियाहाओ ने सिर हिलाया और अपने शब्द निगल लिए। ये देखकर कि युवा मालिक जी अच्छे मूड में थे, उसने उन्हें न उकसाना बेहतर समझा। हालांकि वह लड़की कौन थी? क्यू जियाहाओ पता नहीं लगा सका। नव्या एक ही सांस में सड़क के किनारे पहुंची। आसपास जी हाओयू की महक के बिना उसने महसूस किया कि हवा बहुत ताज़ा थी। हालांकि उसके गाल गर्म हुए बिना न रह सके। ये लानत का जी हाओयू, वह उसके जीवन का शत्रु होना चाहिए। 2 जन्मों तक जीने के बाद वह लंबे समय से हर चीज के प्रति उदासीन थी। हालांकि केवल जी हाओयू ही उसे आसानी से गुस्सा दिला सकता था और उसकी भावनाओं को भड़का सकता था। बदमाश, परेशान करने वाला। जय उसके पास पहुंचा, लेकिन उसे याद दिलाना नहीं भूला, बहन, हमने बिल का भुगतान नहीं किया है। नव्या ने गहरी सांस ली और शांत होने की कोशिश की। ठीक है, कोई उसका निपटान कर देगा। वह अपने दिल के गुस्से को शांत नहीं कर सकी। उसके स्नेल्स खाओ, तुम बिल का भुगतान करने के लायक हो। ओह, जय को पता नहीं था कि क्या हो रहा था। उसने नव्या का लाल चेहरा देखा और पूछा, बहन, क्या तुम्हें लू लग गई? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? नव्या ने तेजी से अपना चेहरा थपथपाया। नहीं, मुझे अभी थोड़ी घुटन महसूस हो रही थी। ये केवल जून था, उसे लू कैसे लगेगी? शुक्र है, जय एक धीमा व्यक्ति था, इसलिए उसने केवल सिर हिलाया। नव्या ने समय देखा और कहा, मैं वापस स्कूल जा रही हूँ। तुम्हें भी वापस जाना चाहिए। हाँ, अलविदा, बहन। जय से अलग होने के बाद नव्या ने एक टैक्सी ली और सरस्वती विद्या मंदिर लौट आई। जब वह स्कूल लौटी तो वह घंटी बजने के साथ ही कक्षा में दाखिल हुई। तुम दोपहर में कहाँ गई थी? ईशा जल्दी वापस आ गई। जैसे ही वे मिले, प्रिया आगे झुक गई। मैं अपने भाई के साथ दोपहर का भोजन कर रही थी। क्यों, क्या कोई बात है? प्रिया ने समझते हुए अपने होठों को सिकोड़ा और नव्या को देखा। वरुण ने कहा कि वह आज रात हमें खाना खिलाएगा। उसने कहा कि तुम पिछली बार सहमत हुई थी। नव्या ने एक पल के लिए सोचा, इससे पहले कि उसे पता चला। ये ईशा के साथ पहले के मुद्दे के बारे में है। वरुण ने कहा कि वह मुझे धन्यवाद देना चाहता था और मुझे खाना खिलाना चाहता था, नव्या ने उदासीनता से कहा। मैंने कहा कि एक भोजन ठीक था, लेकिन हमें एक साथ खाना होगा। मैं उसी के बारे में सोच रही थी। प्रिया ने सिर हिलाया। वह इन दिनों हर दिन मुझसे पूछ रहा है कि मैं कब खाली हूँ। तो इसलिए वह तुम्हें दावत दे रहा है। तुम दोनों अकेले खा सकते हो। तुम्हें हमें क्यों शामिल करना पड़ा? प्रिया ने फिर से पूछा।
नव्या ने तुरंत अपनी आंखें घुमाईं। ये देखकर प्रिया ने तेजी से सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझ गई। मैं भविष्य में तुम्हारे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूंगी। देवपुरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत के तीसरे सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में देवपुरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ग्राहकों का प्रवाह बहुत अधिक था। हर जगह लोग घूम रहे थे। जब जी हाओयू हवाई अड्डे पर पहुंचे तो दादाजी जी पहले ही आ चुके थे, उनके साथ वू योंग भी थे। दादाजी, जब उसने बूढ़े व्यक्ति को देखा तो जी हाओयू तेजी से आगे बढ़ा और उनका स्वागत किया। उसने वू योंग को बुलाया, अंकल वू। दादाजी हाओशू को लेने पर जोर दे रहे थे, इसलिए मैं उनके साथ आया, वू योंग ने कहा। दादाजी अच्छे मूड में थे और यह सुनकर वह जोर से हंसे। हाओशू आखिरकार देश वापस आ गई है। उसके दादा के रूप में मुझे उसे लेने आना होगा। जी हाओयू ने पिछली रात वू योंग के शब्दों को याद किया और दादाजी को देखे बिना न रह सका। दादाजी, जब हाओशू यहाँ हो तो उसे कुछ समय के लिए आपके यहाँ रहने दें और आपका अच्छे से साथ दें। यह अच्छा है। बूढ़े व्यक्ति और भी खुशी से मुस्कुराए। विमान ठीक 2:45 पर उतरा। जल्द ही यात्री आगमन द्वार पर बैचों में बाहर निकलने लगे। उनमें से एक पतली आकृति असाधारण रूप से आकर्षक थी। लड़की 13 या 14 साल की लग रही थी, लेकिन वह छोटी नहीं थी। उसके पास रंगीन हेयर टाई के साथ एक गंदी चोटी थी, एक डेनिम जैकेट, तंग चमड़े की पैंट और रिवेटिंग चमड़े के जूते की एक जोड़ी थी। वह एक पंक लड़की, शांत और स्टाइलिश लग रही थी। लड़की ने अपनी कलाई पर एक कंकाल शैली का कंगन पहन रखा था और उसके लाल हाथ के सामान पर एक सफेद कंकाल मुद्रित था। किनारे के लोग देखते रहे, लेकिन जब उन्होंने लड़की का चेहरा देखा तो वे चिल्लाए बिना न रह सके। हालांकि उसने एक पंक लड़की की तरह कपड़े पहने थे, लेकिन उसने गाढ़ा मेकअप नहीं लगाया था। इसके बजाय उसने केवल थोड़ी लिप ग्लॉस लगाई थी। लड़की की बादाम के आकार की आंखें और आड़ू जैसे गाल थे। उसकी त्वचा गोरी और चमकदार थी और उसकी पलकें लंबी और थोड़ी घुमावदार थीं। वह असाधारण रूप से सुंदर थी। आज के उसके पहनावे के साथ उसने एक अलग स्वभाव दिया। ठीक अपने भाई जी हाओयू की तरह विरोधाभासी अस्तित्व ने दो प्रकार के स्वभावों को स्पष्ट रूप से समझाया। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जी हाओयू की जैविक बहन जी हाओशू थी। जैसे ही वह भीड़ से बाहर निकली, बूढ़े व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया। उसने बच्चे की तरह घबराकर अपना हाथ हिलाया और बुलाया, हाओशू, हाओशू। जी हाओशू ने शोर सुनकर पास आई। जैसे ही उसने बूढ़े व्यक्ति को देखा, वह दौड़कर उनकी बाहों में चली गई। दादाजी, हाओशू आपको बहुत याद करती है। ये कहते हुए वह पहले ही रो रही थी। उसकी टक्कर से बूढ़े व्यक्ति की छाती में दर्द हुआ, लेकिन उन्होंने शांति से अपनी पोती को गले लगाया। वह खुश और उत्साहित दोनों थे। ओह, मेरा अनमोल बच्चा, दादाजी भी तुम्हें याद करते हैं। तुम आखिरकार वापस आ गई हो। तुम आखिरकार वापस आ गई हो। अरे, लड़की, क्या तुम अपने भाई को नहीं देख सकती? जी हाओयू किनारे पर हंसा। तभी जी हाओशू दादाजी जी की बाहों से बाहर निकली। वह मुड़ी और जी हाओयू की बाहों में घुस गई। भाई, मैं तुम्हें भी याद करती हूँ। जी हाओयू लाचारी से मुस्कुराया और उसकी आंखों में प्यार स्पष्ट था। अब तक जी हाओशू दुनिया की एकमात्र व्यक्ति थी जो उसकी बाहों में प्रवेश कर सकती थी। वापस जाते समय जी हाओयू ने अपनी कार अपने घर के ड्राइवर को सौंप दी और बूढ़े व्यक्ति और बाकी के साथ वू योंग की कार में बैठ गए। कार में जी हाओशू ने कहा, अंकल वू, मैं दादाजी के साथ रह रही हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। वू योंग ने गाड़ी चलाते हुए जवाब दिया, दादाजी ने मुझे आज सुबह घर में सबसे बड़ा बेडरूम साफ करने के लिए कहा था। दादाजी जानते हैं कि तुम्हें गुलाबी रंग पसंद है, इसलिए उन्होंने सब कुछ बदल दिया। दादाजी, आप बहुत विचारशील हैं। जी हाओशू जानती थी कि लोगों को कैसे फुसलाना है। उसने लाड़ किया और बूढ़े व्यक्ति की बाहों में चली गई। बूढ़े व्यक्ति अत्यधिक खुश थे। उन्होंने जी हाओशू को हद से ज्यादा प्यार किया। पहले जी हाओशू इस तरह कपड़े नहीं पहनती थी जैसे वह अब करती है। 3 साल पहले वह ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने गई थी। शायद इसलिए कि वह ऑस्ट्रेलिया में पंक संस्कृति के संपर्क में आई थी। उसने संस्कृति को अपनाया और जब वह पहली बार घर आई तो ऐसे कपड़े पहनकर आई थी। हालांकि बूढ़े व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। अब जब 3 साल बीत चुके थे तो वह हाओशू के पहनावे से परिचित लग रहे थे। अगर यह कोई और पोती होती तो उन्होंने उनके पैर तोड़ दिए होते। मैंने हाओयू से सुना कि तुम अब विदेश जाने की योजना नहीं बना रही हो, दादाजी जी ने पूछा। जब जी हाओशू ने यह सुना तो उसने तेजी से सिर हिलाया। हाँ, ये सबसे अच्छा है अगर दादाजी और भाई मेरे पास हों। ठीक है, तो देवपुरी हाई स्कूल में रहो। दादाजी तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहे थे, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। जी हाओयू भी आज एक दुर्लभ अच्छे मूड में था। सबसे पहले उसने दोपहर में नव्या को चिढ़ाया था। दूसरे, उसकी बहन वापस आ गई थी। सामने यात्री सीट पर बैठे हुए उसके होठों के कोने अनजाने में ऊपर उठ गए। भाई, तुम्हारा जन्मदिन जल्द ही आ रहा है, जी हाओशू ने अचानक कहा। बूढ़े व्यक्ति स्तब्ध रह गए। ये सच है,
बूढ़े व्यक्ति का जन्मदिन अगस्त के उत्तरार्ध में था, जबकि हाओयू का जून में था। ये पहले से ही जून की शुरुआत थी। जी हाओयू ने अस्वीकृति में मुस्कुराया। बुरा नहीं है, तुम्हें अभी भी अपने भाई का जन्मदिन याद है। जी हाओशू मुस्कुराए और अपनी भौहें उठाईं। बेशक, नहीं तो, क्या तुमने सोचा था कि मैं सिर्फ दादाजी का जन्मदिन मनाने के लिए वापस आई हूँ? दादाजी के जन्मदिन के लिए अभी भी जल्दी है। ये सब तुम्हारे लिए है, भाई। जी हाओयू ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं इसे व्यवस्थित करने के लिए तुम्हें छोड़ दूंगा। जी हाओशू, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ व्यवस्थित करूंगी। दोपहर में स्कूल के बाद नव्या और बाकी लोग स्कूल गेट से बाहर निकले। प्रिया, क्या तुम आज प्रोडक्शन टीम में नहीं जा रही हो? शिवानी ने प्रिया की बांह पकड़कर पूछा। प्रिया मुस्कुराई और सिर हिलाया। वे आज फुटेज को मंजूरी के लिए भेजने वाले हैं, इसलिए निर्देशक यिमिंग राजधानी चले गए। इसलिए प्रोडक्शन टीम ने एक दिन की छुट्टी ली। प्रिया ने वरुण को देखकर भौहें उठाईं और पूछा, वरुण, तुम आज सभी को क्या खिलाना चाहते हो? ये दुर्लभ है कि सभी यहाँ हैं। चूंकि यह आज अंतिम समय में एक सभा थी, वरुण ने पहले से योजना नहीं बनाई थी। उसने केवल लड़कियों को देखा। तुम क्या खाना चाहती हो? जब प्रिया और शिवानी ने ये सुना, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से नव्या को देखा। वे कैसे नहीं जान सकते थे कि वरुण क्या सोच रहा था। वह नव्या से पूछ रहा था कि वह क्या खाना चाहती है। नव्या ने पलक झपकाए और कहा, मैं मसालेदार खाना खाना चाहती हूँ। मसालेदार खाना खाओ, प्रिया ने दोहराया। वरुण ने सिर हिलाया और एक पल के लिए सोचा, इससे पहले कि उसने कहा, क्या हम सुगंधित थाली चलें? सुगंधित थाली देवपुरी में एक बहुत प्रसिद्ध उच्च स्तरीय निजी रेस्तरां था। ये देश जेड के जियांगचुआन के स्वाद पर केंद्रित था। वे सभी लोग थे जो मसालेदार खाना खा सकते थे, इसलिए उन्होंने एक के बाद एक सिर हिलाया। वरुण की कार में बैठने के बाद वे सीधे सुगंधित थाली के लिए चले गए। सुगंधित थाली एक उच्च स्तरीय निजी रेस्तरां था। हालांकि वे मुख्य रूप से मसालेदार भोजन परोसते थे, लेकिन उनके व्यंजन साधारण देश जेड के जियांगचुआन व्यंजन नहीं थे। रेस्तरां बहुत निजी था, इसलिए उनके पास केवल निजी कमरे थे। कोई काउंटर नहीं था। दूसरी मंजिल के एक कमरे में दरवाजे पर एक लकड़ी के संकेत पर दू जियांग यान उत्कीर्ण था। निजी कमरे में बाई जो अपनी आंखें बंद करके बैठा था, आराम से दिख रहा था। चियांग, जो किनारे पर था, भी ऊब गया दिख रहा था क्योंकि वह मेज पर नैपकिन मोड़ रहा था। उनके सामने खाने की मेज खाली थी। वे दोनों चुप थे, जैसे वे किसी का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद किसी ने आखिरकार निजी कमरे का दरवाजा धकेल कर खोला। भाई जो ने देखा, एक बड़ी धूप टोपी और धूप का चश्मा जो किसी के चेहरे का आधा हिस्सा ढक सकता था, लगभग इस व्यक्ति के चेहरे को ढक रहा था। उसने एक साधारण पोशाक भी पहनी हुई थी, जो एक कैजुअल कोट और हल्के रंग की जीन्स थी। युन बुयाओ के अलावा बाहर जाते समय खुद को कौन छिपाएगा? आह, बाई जो! युन बुयाओ ने बाई जो को देखकर जयकारा लगाया। फिर उसने अपनी धूप टोपी उतार दी और उसके नर्म, हल्के हरे, लंबे बाल गिर गए। बाई जो मुस्कुराया और उसे गले लगाने के लिए खड़ा हो गया। तुम्हारे जैसे व्यस्त व्यक्ति के साथ भोजन की व्यवस्था करना मुश्किल है। युन बुयाओ ने माफी मांगते हुए कहा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। प्रोडक्शन टीम प्रगति के लिए भाग रही है। निर्देशक ने मुझे एक दिन की छुट्टी दी, इसलिए मैंने जल्दी से तुम्हें बाहर जाने के लिए कहा। ये कहते हुए उसने ची यांग को देखा। हाय, ची यांग, बहुत समय हो गया। युन बुयाओ एक बहिर्मुखी व्यक्ति थी जो छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करती थी, लेकिन ची यांग अपनी प्राथमिकताओं को गड़बड़ा नहीं सकता था। उसने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, लॉर्ड बुयाओ। ची यांग प्राचीन संप्रदाय का केवल एक साधारण सदस्य था, लेकिन युन बुयाओ 12 गार्डों में से एक थी। ची यांग को स्वाभाविक रूप से उसे लॉर्ड कहना पड़ा। वे बैठ गए और बात की। बाई जो ने पहले बात की। आज हम सिर्फ दो नहीं हैं। मुझे तुम्हें दूसरों से मिलवाना है। जब युन बुयाओ ने यह सुना, तो उसने अपनी लोमड़ी की आंखें संकरी किए बिना न रह सकी, जो झिलमिला गईं। जियाओ ज़ेन, बाई जो के अलावा 12 गार्डों में से बाकी लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे। हालांकि युन बुयाओ ने बाई जो से जियाओ ज़ेन का नाम सुना था, लेकिन उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। जब उसने पहले बाई जो को बुलाया था, तो उसने ये भी जान लिया था कि जियाओ ज़ेन वर्तमान में देवपुरी में था और संप्रदाय मास्टर के साथ रह रहा था। बाई जो ने हल्के से सिर हिलाया। उसे तुमसे ज्यादा पूछना मुश्किल है। जियाओ ज़ेन एक अकेला व्यक्ति था और उसे भीड़ पसंद नहीं थी। अगर बाई जो ने यह नहीं कहा होता कि अन्य 12 गार्ड मौजूद थे, तो वह नहीं आता। जैसे ही उसने बात की, किसी ने फिर से निजी कमरे का दरवाजा धकेल कर खोला। काले कपड़े पहने जियाओ ज़ेन एक ठंडे, सुंदर चेहरे के साथ कमरे में दाखिल हुआ। ची यांग सबसे पहले खड़ा हुआ। लॉर्ड जियाओ ज़ेन। बाई जो खड़ा हुआ और जियाओ ज़ेन को देखा। एक बार जब तुम प्रवेश करते हो, तो एयर कंडीशनर चालू करने की भी जरूरत नहीं होती है। जब से जियाओ ज़ेन ने मीरा की बीमारी का इलाज किया था, बाई जो ने उसे फिर कभी नहीं देखा था।
लगभग 2 महीने हो गए थे। जियाओ ज़ेन बाई जुओ के चिढ़ाने के प्रति उदासीन था। इसके बजाय उसने यून बुयाओ को देखा। यून बुयाओ की प्रतिष्ठा के साथ जियाओ ज़ेन जैसा कोई व्यक्ति भी जो ज्यादा टेलीविजन नहीं देखता था उसे जानता था। उसने तुरंत माथे पर बल डाला। संदेह था कि बाई जुओ द्वारा उल्लिखित 12 गार्डों में से एक यह महिला थी। यून बुयाओ खड़ी हो गई। उसके सामने वाले व्यक्ति का चेहरा पथरीला भाव और एक सख्त आभा लिए हुए था। वह जियाओ ज़ेन के समान था जिसका बाई जुओ ने उल्लेख किया था। यून बुयाओ पहले ही समझ चुकी थी। जब बाई जुओ ने ये देखा तो उसने कहा, मुझे तुम्हें भूत हाथ वाले डॉक्टर जियाओ ज़ेन से मिलवाने दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया उसने जियाओ ज़ेन से कहा, ज़ैड आंखों वाली लोमड़ी यून बुयाओ। यून बुयाओ ने अभिवादन के रूप में मुस्कुराया। जियाओ ज़ेन ने भी सिर हिलाया। उन दोनों को अब एक दूसरे को जानने वाला कहा जा सकता था। वे एक के बाद एक बैठ गए। यून बुयाओ को जियाओ ज़ेन के शब्दों से शर्मिंदा महसूस नहीं हुआ। बाई जुओ ने उसे एक से अधिक बार जियाओ ज़ेन का उल्लेख किया था, इसलिए वह पहले से ही इस डॉक्टर के लिए मानसिक रूप से तैयार थी जो यमराज से किसी को छीन सकता था। यून बुयाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, उस मामले में मैं अकेली व्यक्ति हूं जो संप्रदाय मास्टर को नहीं मिली है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया यून बुयाओ ने तुरंत असंतुलित महसूस किया। यहाँ तक कि चियांग ने भी संप्रदाय मास्टर को देखा था, लेकिन उसने 12 गार्डों में से एक उसे पहले कभी नहीं देखा था। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह बाई जुओ और जियाओ ज़ेन से उच्च रैंक पर थी। बाई जुओ ने लाचारी से कंधा उचकाया। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। संप्रदाय मास्टर के आदेशों के बिना मैं तुम्हें उनसे नहीं मिलवा सकता। जियाओ ज़ेन ने भी कहा, संप्रदाय मास्टर की मां को एक जानलेवा बीमारी थी, यही वजह थी कि मेरी सिफारिश की गई थी। नहीं तो मुझे मौका नहीं मिलता। यून बुयाओ, वह एक पल के लिए अवाक थी। उन दोनों के पास अच्छे कारण थे, इसलिए वह बहस नहीं कर सकती थी। हालांकि बाई जुओ की आंखों में दिलचस्पी भर गई। तुम उन्हें खुद देख सकते हो। अपनी क्षमताओं के साथ इसे हासिल करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। यून बुयाओ ने उस पर अपनी आंखें घुमाईं। बकवास बंद करो। निजी तौर पर संप्रदाय मास्टर की जांच करें। क्या वह जीने से थक गई थी? 12 गार्डों का मुख्य लक्ष्य संप्रदाय मास्टर के प्रति अपनी वफादारी का वचन देना था। संप्रदाय मास्टर के आदेशों के बिना वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये ठीक था अगर संप्रदाय मास्टर अतीत में दिखाई नहीं दिए, लेकिन अब जब भविष्यवक्ता ने संप्रदाय मास्टर को ढूंढ लिया, तो उन्हें खुद को अच्छी तरह से व्यवहार करना पड़ा और केवल संप्रदाय मास्टर के आदेशों को सुनना पड़ा। ये नियम प्राचीन संप्रदाय में सभी के खून में उत्कीर्ण थे। किसी ने उनका उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की। बाई जुओ स्वाभाविक रूप से मजाक कर रहा था, इसलिए उसने तुरंत इसे हंसकर टाल दिया। जियाओ ज़ेन ने समय देखा और शांति से कहा, क्या कोई और व्यक्ति नहीं है? यून बुयाओ ने हस्तक्षेप किया, ये सही है। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि आज 12 गार्डों में से 4 मौजूद होंगे? बाई जुओ होश में आया और समय देखा। ये पहले से ही सहमत समय से आगे निकल गया था। वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया था? उसने चियांग को देखा और कहा, उससे संपर्क करो। चियांग ने सिर हिलाया और अपने फोन के साथ निजी कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वह लौटा और बाई जुओ के कान में फुसफुसाया। जब बाई जुओ ने यह सुना तो उसने थोड़ा माथे पर बल डाला। उसने चियांग को देखा और कहा, देखो तुमने कितनी अच्छी जगह चुनी है। चियांग ने पलक झपकाए और व्यथित लग रहा था। जियाओ ज़ेन और यून बुयाओ एक दूसरे को देखे बिना न रह सके। जियाओ ज़ेन ने माथे पर बल डाला, लेकिन यून बुयाओ ने उत्सुकता से पूछा, क्या गलत है? क्या हुआ? बाई जुओ ने केवल सिर हिलाया और आह भरी। ये ठीक है, मुझे डर है कि आज हम केवल 3 ही हैं। दूसरे को एक अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना पड़ा और वह नहीं आ सका। यून बुयाओ थोड़ी निराश थी। वह अभी भी उत्सुक थी कि दूसरा व्यक्ति कैसा होगा। इसके अलावा प्रोडक्शन टीम के लिए एक दिन की छुट्टी मिलना दुर्लभ था। अगली बार जब वे इकट्ठा हो सकते थे तो शायद उसके फिल्मांकन समाप्त होने के बाद ही होगा। बाई जुओ ने उन दोनों को कुछ भी समझाने की योजना नहीं बनाई, इसलिए उसने सबको व्यंजन परोसने का निर्देश दिया। एक और सप्ताह बीत गया। पिछले कुछ दिनों में श्रीमती लता को दिन में 2 बार नव्या के घर जाना पड़ा, लेकिन हर बार वह देखती थी कि दरवाजा बंद है। मीरा बहुत पहले ही बाहर चली गई थी और नव्या और अर्जुन को उससे निपटने की परवाह नहीं थी। वे आमतौर पर बहुत देर से घर जाते थे, इसलिए वे उससे एक बार भी नहीं मिले। बूढ़ी औरत शुरू में एक चतुर व्यक्ति थी। क्या ये परिवार हवा में गायब हो गया था? वे जानबूझकर उससे बच रहे थे। सप्ताहांत का फायदा उठाते हुए बूढ़ी औरत फिर से चली गई। दरवाजा अभी भी बंद था। इससे बूढ़ी औरत इतनी गुस्सा हो गई कि वह थूकने से खुद को रोक नहीं पाई। तुम अपनी माँ से छिपने की हिम्मत कैसे करती हो? देखो, अगर मैं तुम्हें पकड़ लेती हूं तो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाऊंगी। ये कहते हुए वह अपने घर की ओर नहीं चली, बल्कि वांग युंजी के घर की ओर चली गई। दोनों बहनें आमतौर पर करीब थीं। चूंकि बूढ़ी औरत मीरा को नहीं ढूंढ सकी, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से वांग युंजी से पूछना पड़ा।
जब वह मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंची तो बूढ़ी औरत ने योगेश का परिवर्तित नाम चूंकि वांग युंजी का कोई साथी नाम नहीं दिया गया था, इसलिए उसे भारतीय नाम दिया गया कि 3 पहियों वाली गाड़ी वांग युंजी के घर के सामने खड़ी देखी। गाड़ी में कुछ गत्ते के बक्से थे। ज्यादा चीजें नहीं थीं, लेकिन वे सभी घर से संबंधित थीं। वे क्या कर रहे थे? बूढ़ी औरत यार्ड के बाहर खड़ी होकर चिल्लाई। दरवाजा खुला था और वांग युंजी, जो सफाई कर रही थी, उसे सुन सकती थी। वह हैरान थी और योगेश को देखा। ओह, माँ इस समय यहाँ क्यों है? योगेश ने पलक झपकाए। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें बहन नहीं मिली और वह तुमसे पूछने आई? वे दोनों आज अपने नए घर में जाने की योजना बना रहे थे, जो बहुत बड़ा था। भले ही उनका परिवार अब वहां चला जाए, मीरा के आसपास होने पर भी रहने में कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि बूढ़ी औरत को इसके बारे में पता नहीं था। उसने कभी बूढ़ी औरत को जाने के बारे में नहीं बताया था। अगर वह जानती, तो क्या वह नए घर को देखने पर जोर नहीं देती? नया घर इतना अच्छा था। अगर वह जानती, तो क्या होता? सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे डर था कि बूढ़ी औरत अपनी बड़ी बहन से टकरा जाएगी। माँ, तुम यहाँ क्यों हो? वांग युंजी ने इसके बारे में सोचा, लेकिन वह पहले ही घर में प्रवेश कर चुकी थी। बूढ़ी औरत ने यार्ड में प्रवेश किया और क्षेत्र को स्कैन किया। फिर उसने कहा, तुम क्या कर रही हो? तुम चीजें क्यों ले जा रही हो? क्या विध्वंस नहीं हो रहा है? मकान मालिक ने घर वापस ले लिया। हमें दूर जाना होगा, वांग युंजी ने कहा। उसने पहले इस यार्ड को किराए पर लिया था, इसलिए बूढ़ी औरत जानती थी। हालांकि जब मीरा को विध्वंस के बारे में पता चला, तो उसने चुपके से पैसे निकाले और उसके लिए ये यार्ड खरीद लिया। हालांकि बूढ़ी औरत को इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए इसके बारे में सोचने के बाद वांग युंजी ने बूढ़ी औरत से झूठ बोला और कहा कि मकान मालिक घर वापस लेना चाहता था। जाओ। बूढ़ी औरत स्तब्ध थी। तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें कोई नया घर मिल गया है? हाँ, वांग युंजी ने सिर हिलाया और कहा, योगेश की चाची का उत्तरी शहर में एक खाली घर है। क्या वह रिश्तेदार नहीं है? उसने हमें इसे सस्ते दाम पर किराए पर दिया। योगेश देवपुरी के उत्तरी जिले से था। उत्तरी शहर दक्षिणी शहर से सबसे दूर था। बूढ़ी औरत कई सालों से उत्तरी जिले में नहीं गई थी। बूढ़ी औरत को संदेह नहीं हुआ। आखिरकार बूढ़ी औरत की आंखों में वांग युंजी का परिवार ऐसा कोई नहीं था जो घर खरीद सके। अब जब दक्षिणी शहर को ध्वस्त किया जा रहा था, तो यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे दूर चले गए। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नई कहानियों के लिए VS नॉवल वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।